एन निकालने का तरीका मैंने कल बताया था। एन अब ऐसा मत करना, आप ऊपर 2 प्लस एन नीचे ऐसा करना, नीचे नेट जो फोर्स है, जो नीचे नेट बल है वही एन है। एक दो लाइन लिखो बच्चों। पहला सबसे बड़ा डाउट दूर करता हूं बेटा, जो घर्षण है वो गति के विपरीत लगता है, ऐसा नहीं होता है। गति के विपरीत लगेगा ऐसा नहीं होता है। वो आपको सापेक्ष देखना पड़ेगा, आपको रिलेटिव मोशन देखना पड़ेगा। अरे मोशन को क्या बोलते हो? गति बोलते, क्या बोलते हो? मोशन गति बोलते हैं, मन जानता हूं, मैं मोशन लिखवाऊंगा। स्टेट में मेरे लिए मोशन इंपॉर्टेंट, सही है क्या? घर्षण की दिशा सापेक्ष मोशन के विपरीत होती है। मोशन के विपरीत नहीं बोला बेटा, मैं सापेक्ष बोला, रिलेटिव बोला। घर्षण की दिशा सापेक्ष मोशन के विपरीत होती है, सापेक्ष मोशन के विपरीत होती है। मैं रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली बोलना चाहता हूं, वही बात है जो आप बोल रहे हो ना। पॉइंट नंबर 2 लिखो बच्चों। जो घर्षण होता है ना बच्चों, वो आपका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब संपर्क क्षेत्र पे डिपेंड नहीं करता है। संपर्क क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जैसे बेटा आपकी किताब रखी है, मैं आपके मेज किताब का एग्जांपल ले रहा हूँ। आपकी किताब रखी है, किताब का एरिया मान लेते हैं बच्चों आपके पास ये 10 × 15, ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर किताब रखी हुई है। तो कितना कॉन्टेक्ट है मेज से? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों जो आपका घर्षण होता है उस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे निर्भर नहीं करता। क्यों? थोड़ी देर बच्चे से बताता हूं। लिखो एक लाइन, इसको समझाऊंगा, इस लाइन को भी लिखवा रहा हूं। देखो बेटा, घर्षण संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि घर्षण संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि असली संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है, बल्कि असली संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। असली को अंडरलाइन करना बेटा। असली का इसका मतलब क्या बोलता हूं समझाऊंगा अलग से डायग्राम बना के। देखो बेटा एक बार और, एक लाइन और लिखो बच्चों। अब तक का डाउट रह सकता है बेटा कि घर्षण जो कार्य करता है वो सिर्फ सर वो ऋणात्मक होता है, ऐसा नहीं है। अभी आज भी प्रूफ कर देंगे, बाद में भी हो जाएगा बच्चों। घर्षण का जो कार्य है वो आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, वो आपका 0 भी हो सकता है, और वो आपका धनात्मक भी हो सकता है, वो पता भी चल जाएगा। स्टार लगा लिखो, घर्षण द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, 0 और ऋणात्मक भी हो सकता है। बहुत बढ़िया था, बस डबल स्टार लाइन। असली क्षेत्रफल जो बोला ना बेटा, क्षेत्रफल मैंने बोला, उसको अंतर करने का तरीका बता रहा हूं। अब आपको लिखूंगा बच्चों, मैं अभिलंब प्रतिक्रिया में नॉर्मल रिएक्शन में बोलना चाहता हूं। मैं उसको अभिलंब बल बोलूंगा बच्चों, मैं नॉर्मल फोर्स बोलूंगा, ठीक है क्या? नॉर्मल फोर्स जानबूझ के बोल रहा हूं, अभिलंब बल। देखो एक बार, घर्षण केवल अभिलंब बल पर, ब्रैकेट में एन लिख लेना कैपिटल, घर्षण केवल अभिलंब बल ब्रैकेट में कैपिटल एन पर निर्भर करता है। अभिलंब बल, इसके ब्रैकेट में कैपिटल एन लिख लेना, एन नॉर्मल वाला बेटा ना, पर निर्भर करता है। बच्चों ये असली क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या समझाओ बेटा? यही आपके सामने वाला एग्जांपल। टेबल रखी है, टेबल पे बेटा ये ऐसी किताब रखी है, किताब 20 फॉर्म में से रख देते हैं ना, ऐसे किताब रखी है। सर आप बताओ ये कैसी दिखाई देगी? ऐसी दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी? बोला ऐसा नहीं, इसके ऊपर जब रखी हुई ना बच्चों, इस एरिया को मैं यहाँ जूम करके आपको दिखाता हूँ। जूम करके दिखाने का मतलब क्या है? सर ये टेबल जो है ना, टेबल ऐसी स्मूथ नहीं होगी, ये टेबल ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं बच्चों इंटरलॉकिंग। इसको बोलते हैं बेटा रफनेस देखने का तरीका, अलग अलग इंप्रेशन है सर। ये आपकी इतनी स्मूथ नहीं होती, इतनी दिखती है, इंटरलॉकिंग इसको बोलते हैं। जो आपकी किताब होगी, जो आपकी बुक होगी, जो दिखने में इतनी सुंदर सी लग रही है, वो भी ऐसी नहीं होगी बच्चों। जो ऐसी हमें दिखाई दे रही है ना बुक, इसमें भी यहाँ ऐसा ऐसे ऐसे होंगे। सही बात सुनना बच्चों, वो क्षेत्रफल और असली क्षेत्रफल मैं क्यों बोलना चाहता था। जब किताब को इसके ऊपर रखोगे ना बच्चों, तो कहीं कहीं जैसे यहाँ देखो एक कॉन्टेक्ट में आया, दोबारा देखो सर पूरा क्षेत्रफल तो क्या, पूरा 8 × 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सर सच में किताब का पूरा क्षेत्रफल और मेज का पूरा क्षेत्रफल आपस में कॉन्टेक्ट में है ना? सर यहाँ कॉन्टेक्ट है। मान लो बच्चों किताब की इंटरलॉकिंग थोड़ी सी इतनी बड़ी होती, कहीं यहाँ आपका जो है कॉन्टेक्ट, एक्चुअली कॉन्टेक्ट कितनी जगह मिला? 1 और 2 जगह मिला बस। तो पूरा क्षेत्रफल लेते हैं तो 150 लेना पड़ता। असलीत का क्षेत्रफल बोल रहा हूं, मतलब जहां सच में जहां टच है वो क्षेत्रफल पे डिपेंडेंट है। सर कैसे फर्क पड़ा आपको, कैसे पता डिपेंडेंट है? देखो वैसे फ्रिक्शन का मतलब होता है सर चलने में मुश्किल हो, चलने में मुश्किल हो, खींचने में मुश्किल हो। तो मैं क्या करता हूं सर, इस किताब को मैं ऐसे खींचता हूं, ठीक है खींच लिया। सर मुझे कैसे पता चला इंटरलॉकिंग कितनी है, कम है कि ज्यादा? मैं एक काम करें, इसके ऊपर मैं ऐसे हाथ रख देता हूं, लो हाथ रख, अब खींचो। अरे मुश्किल हुआ ना, मुश्किल हुआ तो इसे 2 वर्ड वहां गए। एक तो बोला मैं नॉर्मल बल, अभिलंब बल पे निर्भर करता है, ये अभिलंब बल जो दबाया,
सर देखो क्षेत्रफल तो पहले भी वही है किताब का जो रखा हुआ है और दबाने के बाद भी वही है, क्षेत्रफल परिवर्तन हुआ नहीं। सर खींचने में मुश्किल हुई, हाँ हुई, फ्रिक्शन परिवर्तन हुआ होगा। सर इस हिसाब से बता सकते हो, हाँ जब दबाएंगे तो क्या संभावना बन सकती है बच्चों। सर ये यदि मेज की है तो यदि आपने अच्छे से दबाया तो बुक की साइज यहाँ अच्छे से फिट हो जाएगी, अच्छे से फिट हो जाएगी। सर कई जगह कॉन्टेक्ट में आ गई, एक जगह की जगह 3-4 जगह आ गई, तो असली क्षेत्रफल जो बढ़ गया हो, इसलिए मैं बोल सकता हूं सर फ्रिक्शन बढ़ा है। दो बातें, क्या फ्रिक्शन संपर्क क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है? नहीं करता सर। क्या असली पे डिपेंड करता है? सर असली क्या होता है? असली वो होता है जहां सच में आपका संपर्क हुआ है, उस पर करता, हाँ करता है। कैसे पता चला? सर जब मैं ऊपर से दबाता हूं तो दब इंटरलॉकिंग जरा अच्छी हो गई होगी, तो इसका मतलब दबाने से हाँ फ्रिक्शन बढ़ता। कैसे पता? दबाने में खींच के देख लो आप, मुश्किल हो जाता है। उल्टा इसको थोड़ा ऊपर ही मैं से उठा लो बेटा, मामूली से ऊपर नॉर्मल दे दूं, मामूली से ऊपर कर दिया तो मैंने थोड़ी इंटरलॉकिंग ऊपर कर ली, टच में अब भी है, एरिया अब भी वही, लेकिन देखो वो आसान से निकलता है। तो एक बात समझ में आई, हाँ अभिलंब बल पे निर्भर करता है, ऊपर से दबाएंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन लगा, खींचने मुश्किल है। एक बात ये हो गई। हाँ सर असली क्षेत्रफल पे डिपेंडेंट है, ये भी सही है, और क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता, ये भी सही है। इसी चीज से बच्चों मैं ना आपको ये समझा पाऊंगा थोड़ी देर बाद। दो टाइप का फ्रिक्शन के दो अलग अलग प्रकार है घर्षण के, आप पढ़ते हो, एक स्थैतिक वाला है ना, और एक आपका कौन सा बच्चों? गतिक। तो आपका गतिक वाला सर कम होता सुना हुआ है, क्यों? इससे समझ पाना आसान है। अब समझो बेटा ऐसे 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 4-5 ब्रेकर हैं, छोटे बड़े बड़े 4-5 ब्रेकर हैं। ऐसे कार चलाते हैं, कार अपने ब्रेकर पे लगे ऐसे बंद कर दी, ब्रेकर 1 2 3 4 10 12 लाइन में है, कार अपने ब्रेकर पे लगे बंद कर दी, स्टार्ट किया, जब चलाओगे तो मुश्किल से निकलेगी। कंपेरेटिवली स्टार्ट करके निकालना मुश्किल है। यदि आप गाड़ी को 100 की स्पीड से दौड़ाते हुए ले आओ, अरे किसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिला? सिर्फ खड़ी थी तब सर जब पूरा का पूरा टायर पूरे आराम से कांटेक्ट में थे। जब भागती हुई गाड़ी आई कुछ कुछ कांटेक्ट में आया, तो असली एरिया कांटेक्ट क्या था? कम, इसलिए फ्रिक्शन क्या रहा होगा? कम। इसलिए मैं आपको समझा पाऊंगा इंटरलॉकिंग से ही। जब मोशन स्टार्ट हो जाता है ना सर, जब चलना शुरू हो गया तो फिर आपका पूरा कांटेक्ट ढंग से बन नहीं पाता, इसलिए घर्षण का मान कम हो जाता है। सही है क्या? अब ये डायग्राम बना और दो बातें और भी आपको समझाता हूँ। ये कहानी समझ पाए और मैं क्या समझा रहा हूँ? असली क्षेत्रफल और क्षेत्रफल समझे हो आप? क्यों चलते हुए मैं समझे? अरे ढंग से इंटरलॉक नहीं कर पाता भाई। बच्चों में घर्षण के प्रकार और सीधा सीधा आपको ये समझा दिया बेटा, आपको ये लिखवा भी दिया मैंने अभी। घर्षण सिर्फ अभिलंब बल के ऊपर निर्भर करता है, तो ऐसा लिखवा बेटा, फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल, समानुपाती है इसके। वो समझा भी दिया बेटा, जितना मैं बल लगाऊंगा इतना आपको चलाना मुश्किल, मतलब इतना ही आपका घर्षण बड़ा होगा। एक बार अच्छे से देखो बच्चे, यहाँ लिख रहा हूं मैं, यदि अब दोबारा मैं ऐसे लिखता हूं घर्षण, तो इसको बच्चों आप दो तरीके से बांट सकते हो बेटा। एक तरीके से जब आपका रुका हुआ, जब मोशन नहीं है, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट पर जो स्थिर है उसके लिए अलग बनेगा, और जब बच्चों गति में है उसके लिए अलग बनेगा। यहाँ भी बच्चों हमेशा इसको बोला जाता है क्या? स्थैतिक। बच्चे रुके हुए के लिए म्यू एस बोला जाता है, एक बोलते हैं बेटा गतिक। दोनों में ही बच्चों चाहिए लो फ्रिक्शन का एक ही फॉर्मूला बच्चों, म्यू एस इंटू एन। सर कहाँ से आया बेटा? ऐसे आया होगा सर, घर्षण जो है सिर्फ वो समानुपाती है किसके? नॉर्मल के, अभिलंब बल के। सर इस समानुपाती को हटा के बराबर लगाना तो म्यू लगा दो। म्यू एक कांस्टेंट चीज है बच्चों, थोड़ी देर में समझाता हूँ। गतिक होगा तो तब भी के इसका नंबर बना दिया, म्यू के इंटू एन। सही है बच्चों? यहाँ क्या गति में आ जाएगा, इसको गतिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ 2-4 लाइन यहाँ लिखाऊंगा नीचे, कैसे समझाऊंगा बच्चों। ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये अपने आप अपनी वैल्यू को ऊपर नीचे करता है। कौन से वाला? स्थैतिक वाला, अपने आप ऊपर नीचे वैल्यू करता। क्यों करता हूँ समझाऊंगा बच्चों। जो म्यू है आपका, कोई भी म्यू है, चाहे आपका म्यू के है चाहे आपका म्यू एस है, ये दोनों ही बच्चों यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी है। कैसे पता चला? सर घर्षण भी क्या बल है, अभिलंब भी क्या बल है, दोनों बल। इसकी वैल्यू कुछ नहीं, इसकी वैल्यू 0.1 2 3 4 5 ऐसे आएगी। क्या इसका मान सर 1 से ज्यादा हो सकता है? क्या म्यू का मान 1 से ज्यादा हो सकता है? और क्यों नहीं हो सकता? पता नहीं तुम क्यों मना करते हो। म्यू का मान 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता, रेफरेंस पे डिपेंडेंट है। हम लोगों ने नहीं देखा हुआ, हम ऐसा मान यूज किया 0.1 2 3 4 ऐसा यूज किया है, ज्यादा होता कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आगे बच्चों एक लाइन यहां लिखवाऊंगा, ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग अपने आप वैल्यू का परिवर्तन करता है। 1-2 लाइन यहाँ, एक यहाँ और आएगा जो एक आएगा सीमांत घर्षण। बच्चों जो आपके स्थैतिक घर्षण की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को बोला, उसका नाम सीमांत घर्षण। सही है क्या? ऐसे बना लो, एक लाइन यहाँ लिखना, ये आपका म्यू के और म्यू एस, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस है बच्चों, उसकी हिंदी में आप लिखना। 2 लाइन यहाँ मैं लिखवाऊंगा इसके नीचे। कोई भी फ्रिक्शन निकालना क्या करना? म्यू एन करना। कोई भी फ्रिक्शन निकालना क्या करना? म्यू एन करना। एन निकालने का तरीका भी बता दूंगा आपको कुछ और। यहाँ आपको लिखना है ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक रहित।
यूनिट क्या होती है? मानक, विमा, विमा। गुड। इसमें नीचे लिखवाऊंगा बेटा, स्टैटिक वाले में नीचे लिखवाऊंगा, यह सेल्फ एडजस्टिंग होता। सेल्फ एडजस्टिंग क्या होगा बेटा? अपने आप ऊपर नीचे, क्या बोलते हैं इसको? शब्द सेल्फ एडजस्टिंग लिखो तुम, गलत हिंदी नहीं करनी। सेल्फ एडजस्टिंग होता है बच्चों, यह है सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। इसका मान अपने आप ऊपर नीचे हो जाता है बेटा। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ। नंबर 2 के ऊपर स्टार लगा के लिखो, अधिकतम स्थैतिक घर्षण को सीमांत घर्षण कहा जाता है। अधिकतम स्थैतिक घर्षण को सीमांत घर्षण कहा जाता है। उसी से आपने लिख लिया बेटा, ये विमा रहित वो है। बच्चों देखो, एक बात समझ में आपको ये आई, सर कुछ भी करना पड़े, अच्छा सुन लेना, फिलहाल मैं आपको कुछ लिखना सिखा रहा हूँ। कुछ भी आपको करना पड़े, यदि आपको घर्षण का सवाल करना है ना, तो एक ही बात, आपको एन निकालना है। सही है क्या? क्योंकि म्यू तो दिया रहेगा सवाल में, आपको यदि एन मिल जाएगा तो देखो बेटा, अब तक का मैं आपको अलग चीज और अब नई चीज बता रहा हूँ। जैसे आपको ये समझाना बच्चों, सेम सर्कुलर में जाके मैं आपको सेम सेंट्रीपिटल फोर्स से बताऊं। देखो कैसा बच्चों, कल हमने एक चीज पढ़ी थी। सर एक लड़का खड़ा है, नीचे भार mg है, ऊपर जो लगा आपका आभासी बल ma लगा, नॉर्मल बताओ n क्या है? तो आप ऐसे बता देते मुझे, सर n + ma = mg, n का मान जो आएगा mg - ma। सही बताया क्या? अब ऐसे नहीं बताएंगे, वो कल आप छोटे बच्चे थे, मैं ऐसे समझा रहा था, अब मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। बच्चों जब भी आपको नॉर्मल देखना है ना, नॉर्मल आपको देखना है तो आप देख लो बेटा, नेट डाउनवर्ड्स, सुन लो अच्छे से, फिर मैं बताऊंगा। आप तो बच्चों नेट डाउनवर्ड फोर्स देखो क्या है। नेट डाउनवर्ड को जो बैलेंस कर देगा उसका नाम ही नॉर्मल है। इसी चीज को दूसरे तरीके से देखता हूं मैं, सर ये आपका mg है, ये आपका ma है, ये आपका n है। तो मैं क्या देखता, नीचे की दिशा में कुल नेट बल क्या है? कुल बल से नीचे क्या है? mg, ऊपर क्या है? ma। n को छोड़ दो तो नेट बल क्या हो जाता है? mg - ma। सर ये आपका n है। इसमें क्या फर्क है बेटा? जैसे दोबारा देखो बच्चों, यहाँ बल है 50, यहाँ बल है 30, यहाँ 20 और यहाँ 10। नॉर्मल बताओ, मैं ऐसे भी जोड़ देता, n + 20 + 10 = ऐसे नहीं करना। करूँगा कैसे मैं? n का मान क्या होगा? सर नेट नीचे को नेट ले लो, 50 + 30 - 20 - 10। इसका फर्क पता कब एहसास होगा आपको? जब मैं सर्कुलर में सेंटीमीटर बताऊंगा तब आपको बवाल लगेगा ये चीज़। तो वहाँ आपको हमेशा से ही देखना है, जो नेट नीचे की दिशा में है ना बच्चों, जो बैलेंस करता है उसको नॉर्मल बोला जाता है। देखो दो एक बातें और, एक फाइनल छोटा सा सवाल की फॉर्म में आपको सिखा रहा हूं, जो आपका एक मेन ग्राफ होता है, वो ग्राफ यहाँ पे काम आएगा। बच्चों एक डायग्राम मैंने बना दिया बेटा, एक 10 किलो आपका 10 द्रव्यमान है, एफ से आपने खींचा और म्यू का अलग अलग मान मैंने दे दिया बच्चों। आपका स्थैतिक वाले का 0.2 है और बच्चों गतिक वाले का थोड़ा कम है। ऐसा आपको अलग अलग केस दे दिए। एक बार एफ का मान बोल दिया भाई 10 न्यूटन है, एक बार बोल दिया बेटे एफ का मान जो आपका 20 न्यूटन है, और एक बार आपको बोल दिया बेटा एफ का मान जो है 30 न्यूटन है। आपको बताना है किसमें कितना जो है घर्षण बल लगेगा, किसमें आपका चल पाएगा ब्लॉक और किसमें नहीं चल पाएगा। अच्छा सुनना बच्चों, यहाँ वो बात मैं आपको समझा पाऊंगा, वो सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब मैं क्या समझा रहा था। देखो एक बार, देखो बेटा सर आपको एक बात चाहिए बस, आप n निकाल दो। बच्चों इसमें तो n निकालना मुश्किल है नहीं। सर नीचे mg ऊपर n, सही है क्या? n का मान क्या आ जाएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू mg, और ये क्या आ जाएगा? 10 × 10। सर आपके पास 100 न्यूटन आ गया नॉर्मल। बच्चों जब भी सवाल आपको फ्रिक्शन का घर्षण का करना पड़ता है, सबसे पहले आप देखो बच्चों रुके हुए पे स्टैटिक, चलता हो कोई होगा ना, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस पे अब लग रहा फ्रिक्शन, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं कौन सा देखता? मैं गति वाला देखता, गति में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब भी कोई वस्तु रुकी हुई है उसको आपको देखना है चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। तो पहला स्टेप आप स्टैटिक वाले से चेक करो। देखो स्टैटिक वाले क्या, सर यदि आपको निकालना है ये, तो आप चेक करो μs × n का मान क्या है। μs क्या? 0.2 और n क्या है बच्चों आपके पास 100। सर यहाँ पे जो घर्षण बल आएगा वो आ जाएगा 20 न्यूटन। आपने आगे बल कितना लगाया? 10 न्यूटन। पीछे कितना लग रहा है बच्चों? अच्छा ये कैसे पता सर पीछे लगेगा? अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। सर ये एफ आगे है, ये आपका जो है गुटका आगे जाना चाहता है, तो घर्षण क्या करेगा? इसका सापेक्ष मोशन का विरोध करता है, आगे जाना चाहता है, सर ये पीछे लगेगा। तो घर्षण बल कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। क्रिया प्रतिक्रिया बच्चों, इस घर्षण की प्रतिक्रिया कहाँ आएगी मुझे बताओ?
सतह पे, किसकी, अर्थ की सतह पे। क्यों सर, ये अलग चीज, अलग ऑब्जेक्ट होना चाहिए सर। इसकी प्रतिक्रिया का मान क्या होगा सर, एफ होगा, उल्टी दिशा में होगा। बात समझे बेटा, ये अर्थ पे जाएगा। तो एक बात और देखो सर, ये आप 10 बल आगे लगाना चाहते थे, पीछे 20 लग गया, तो पीछे बस आप एक्चुअली आपका घर्षण का काम क्या, रोकना चाहता हूं, 10 आगे 20, तो आप तो एक्चुअली उल्टा चलाने लग जाते हैं। आप वो नहीं चाहते हो, आप सिर्फ रोकना चाहते हो, रुके हो के ऐसे जद रुका रहे। तो आपको फ्रिक्शन लगाना कितना पड़े, एक्चुअली यहां फ्रिक्शन का मान क्या आएगा, 20 न आके 10 आएगा। कब आएगा, टेक्निकली एक ऑफिशियल लिख देता हूं, जब भी बच्चों, जब भी बेटा आपके पास फ्रिक्शन का जो है वैल्यू ज्यादा है और आपका अप्लाइड फोर्स ज्यादा आपका कम है, जैसे यहां हुआ 10 और 20, उस टाइम पे आपका जो फ्रिक्शन आएगा बच्चों वो अप्लाइड के बराबर हो जाता है। तो यहां फ्रिक्शन का मान जो आएगा बच्चों एक्चुअली वो 20 नहीं होके 10 आएगा। सही है क्या, क्योंकि हमें रोकना है, रोकने से आगे कुछ नहीं करना, 11 भी नहीं लगाना, 11 लगाएंगे तो उल्टा चलने लग जाएगा। दोबारा देखो, फिर आपका 20 है तो फिर मैं क्या चेक करता, सबसे पहले रुकने वाली नॉर्मल तो मैं निकाल देता बेटा, 100 ऊपर निकाला हुआ है, 0.2 × 100 कितना आ गया, फिर आपका 20 न्यूटन। सर यहाँ पे क्या है आपका स्टैटिक वाला और अप्लाइड फोर्स क्या बराबर बराबर है, लेकिन बराबर पे भी क्या रुका रहेगा, क्या हमने बोला अधिकतम घर्षण को क्या बोला जाता, सीमांत, सीमांत बोला लेकिन रुका रहेगा। अब भी क्या रहेगा बच्चों, ये भी रेस्ट पे रहेगा, स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। सर यहाँ पे घर्षण का मान क्या हो, सर आगे भी 20 लगाना भी पड़ा, तो यहाँ भी घर्षण का मान क्या है, बराबर है। तो बच्चों यहाँ से नोट बन गया अपना इंपॉर्टेंट नोट, नोट क्या बन गया सर, जब भी आपकी अप्लाइड फोर्स का मान कम हो या बराबर हो, किसके, स्टैटिक वाले फ्रिक्शन के या लिमिटिंग वाले फ्रिक्शन के, उस टाइम पे आपको सोल्व ही नहीं करना, फ्रिक्शन का मान आंसर कुछ भी आया हो, हमेशा अप्लाइड फोर्स ही आंसर है। समझे क्या बात को, जो आपने लगाया वही बल फ्रिक्शन है। सोल्व आपने म्यू इंटू एन से किया, म्यू इंटू एन से किया, म्यू इंटू एन से किया, क्या वो घर्षण का मान है ना, मैं इसे नहीं जानता। सर मैं देखूंगा जो आपने बाहर से बल लगाया, बल का मान कम है घर्षण से या उसके बराबर है, तो जो आपका घर्षण होगा वो लगे हुए भारी बल के बराबर ही है। कितना लगा था, भारी बल 10, तो यहाँ फ्रिक्शन भी कितना आया बेटा, घर्षण भी कितना 10 आया, जबकि फॉर्मूले से तो कितना बना था 20, उत्तर ये नहीं है, 20 लगाऊं तो उल्टा चलता। तो सीधा नोट बन गया, जब भी घर्षण का मान ज्यादा हो या बराबर हो भारी बल के, इसका मतलब वहां घर्षण भारी बल के बराबर है। यहां देखो बच्चों, यहां देखा आपका फ्रिक्शन क्या बनेगा सर, 0.2 × 100 20। सर यहां तो 20 है, अप्लाइड फोर्स क्या ज्यादा, फ्रिक्शन कम, इसका मतलब क्या आ जाएगा, मोशन में चलने लग जाएगा, गति हो जाएगी। यदि गति है तो गति में तो फिर कौन सा लगाना पड़ता है बच्चों आपको, सर मैं म्यू एस लगाऊं कि म्यू के लगाऊं, म्यू के लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअली यहाँ फ्रिक्शन का मान क्या बेटा, सर आप म्यू के से निकाल लो, म्यू के इंटू एन, दैट इज आपका 15 न्यूटन। तो आप बताओ बच्चों इसका त्वरण क्या आएगा, सर आगे की दिशा में 30 और आपका घर्षण कहाँ, पीछे की दिशा में 15, और मान क्या बच्चों, गुटके का द्रव्यमान 10, क्या बन जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड। से बात समझ में आई बच्चे, यहाँ ये मुझे पता चलता है सर जब तक ये रुका हुआ है फ्रिक्शन, यदि आप एक बल लगाते, देखो बेटा फिर भी मेरा आंसर तो क्या 20, यदि मैं बाहर से बल 1 न्यूटन लगाता तो फ्रिक्शन क्या होता है 1 न्यूटन, क्योंकि रोकना है। सर 1 होता तो 1 न्यूटन, 2 बल लगाया तो 2 न्यूटन फ्रिक्शन, 3 बल लगाया तो 3 घर्षण, 4 लगाया तो 4, कब तक ऐसा चलेगा, जब तक 20 हो जाएगा। सर जैसे 20 न्यूटन हुआ तो फिर भी घर्षण क्या है 20, जैसे 21 हुआ फिर 20 है ना, 21 होते चलने लग गया, चलते कितना हो गया बच्चों हमारा 15। इसलिए बच्चों एक यहाँ डायग्राम बनता है, बहुत पॉपुलर आपने देखा हुआ है। यदि सर आपका यहाँ पे जो है आपका फ्रिक्शन है और यहाँ पे आपका अप्लाइड बल है ना, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन है और यहाँ पे आप बल लगाते, देखो बेटा सिंपल, जब तक आपका बल बढ़ता रहेगा, जब तक आपका बल बढ़ेगा बच्चों, कब तक सर, जब तक आपका लिमिटिंग वैल्यू ना आ जाए, मैक्सिमम ना आ जाए। जैसे ही सर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4, ऐसे कब तक 20 तक। जैसे ही 20 है थोड़ी वैल्यू कम, क्यों, काइनेटिक की वैल्यू कम, फिर आप कुछ भी बल लगाते रहो बच्चों, कितना भी बल आप लगा लो, काइनेटिक से ज्यादा कुछ नहीं होगा। सही है क्या बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है बेटा और ये वाला जो पोर्शन है, इस साइड रहती है चीजें किसमें, रेस्ट में। रेस्ट माने स्थिर रहेगा। स्थिर कब तक रहता है सर, जब तक फ्रिक्शन का मान ज्यादा था या फोर्स के बराबर, तब तक क्या रहेगा, स्थिर। यहाँ क्या देखेंगे सर, म्यू एस देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे, म्यू के देखेंगे, और ये क्या होगा, गति में होगा। सही है क्या, गति में कब होता है सर, जब अप्लाइड का मान किससे ज्यादा हो, एफ एस से। तो चेक करने के लिए एफ एस करना पड़ेगा कि एफ के चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आपको हमेशा एफ एस से ही देखना पड़ेगा।
सदिक फ्रिक्शन से ही देखना पड़ेगा, उसके बाद आप फैसला करोगे। बनाओ शाबाश। बच्चों एक बार मैंने आपको शुरुआत में NLM में बोला था बेटा कि आपका जो है कॉन्टैक्ट फोर्स, अभी आप जो है नॉर्मल वाले को मान लो, बाद में कुछ अलग हो जाएगा, परीक्षण में कुछ अलग चीज आएगी, वो बता रहा हूं। पहले सबसे पहले आ गया बच्चा कॉन्टैक्ट, माने आ गया आपका संपर्क बल। ये देखेंगे एक बार आपका क्लैरिफाई होगा। अभिलंब बल में उसमें क्या फर्क है या सेम ही चीज है। एक आ जाएगा आपका घर्षण कोण और एक आ जाएगा बच्चों आपका विश्राम कोण। देखो बच्चों एक बार अच्छे से बेटा, अभी आपको लिखना है, नाम से 2 मिनट सुनना है बच्चों। पहले आपको क्या बोला था, सिंपल बच्चों, जितनी भी आपकी अभिलंब प्रतिक्रिया है, अभिलंब बल आपका जो है, उसी को हमने क्या बोल दिया था कि एन ले लो और एन कोई आप संपर्क मान के ऐसे किया था हमने कि सरफेस की तरफ लगेगा ऐसा। अब ये 2 चीज आ जाती है बच्चों, एक आपकी कैसी आ गई, आपकी अभिलंब प्रतिक्रिया आ गई एन, यदि बेटा आगे कोई खींचा तो फ्रिक्शन भी आ जाएगा पीछे, घर्षण भी आ जाएगा पीछे। तो एक्चुअली बच्चों जो आपका संपर्क बल होता है, जो फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, वो होता है इन दोनों का सदिश आप ले लो, सदिश आप लोगे तो बच्चा आ जाएगा n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। बच्चों दोनों कोण जो भी, दोनों 2 बल आपके पास अभी, घर्षण बल है और अभिलंब प्रतिक्रिया है, ये दोनों हमेशा ही 90 डिग्री कोण पे रहेंगे। सर कैसे पता चला, क्योंकि घर्षण बच्चा हमेशा सरफेस के ऊपर रहेगा, सरफेस के पैरेलल रहेगा, और जब बच्चा आपकी अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा क्या थी, वो लंबवत थी सरफेस से। तो दोनों के बीच में सर इसी कंडीशन में होगा ना, यदि बच्चा मैं इंक्लाइन भी लेता ना तो तब भी क्या होता सर, एक आपके पास बल, आपका फ्रिक्शन आ जाता ऊपर की दिशा में घर्षण, तब भी एन, अरे तब भी होता तो यही आंसर ना। आपका जो घर्षण वाला बल है और जो अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा 90 डिग्री, इसलिए बच्चों संपर्क एक्चुअली जो होता है वो आपका होता है n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, आपका उसका वर्गमूल। पिछली बार सर अपने बोला संपर्क बल को आप सिंपल n ले लो, शुरुआत में मैंने ऐसा बोला, n माने आप संपर्क बल मान लो, क्योंकि बच्चों जब मैंने अपने चिकनी सतह ली थी, चिकनी सतह पे f का मान क्या हो जाएगा 0, देखो FC और n बराबर हो गया, सही है क्या। एक्चुअली असलियत में क्या होता है, ये ऐसा होता है जैसे हमने अब लिखा हुआ है। 2 चीज और हैं, इसी चीज का है कि हाँ घर्षण कोण आपको बताता हूँ, घर्षण कोण को जो लिखा जाता है बच्चों ऐसा लिखा जाता है लैम्डा से। इसी चीज में हमने क्या किया, ये कैसा है सर, ये जो होता है आपका संपर्क बल जो आपने निकाला है, ये बच्चों आपका ले लिया मैंने यहाँ पे घर्षण, ये ले लिया बच्चों n, और ये आपका बना दिया बच्चों मान लो आपने संपर्क बल। संपर्क बल में और जो नॉर्मल में कोण होता है बच्चों, उसको बोलते हैं घर्षण कोण। लिख भी रहा हूं अच्छे से, ये किसके बीच में कोण है सर, ये है घर्षण बल, यह है अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया और संपर्क बल के बीच में कोण है, वो आप लिख लेना, और संपर्क बल के बीच में कोण है, उसको बच्चों बोला गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण कोण। दोबारा देखो सर, आप इसका मान निकाल दोगे, हाँ 10 लैम्डा, 10 लैम्डा मान क्या आएगा, कभी भी जब भी आपको tan थीटा लेना क्या लेते थे बच्चों सर, लंब बटे में आधार, सही है क्या। लंब यहाँ पे क्या है f है और इसका आ जाएगा क्या आ जाएगा n, फ्रिक्शन को लिखा बच्चों म्यू इंटू n और बटे में आ गया n, आपका एक कैंसिल हो गया बच्चों। जब भी आपका ऐसे तो मैंने म्यू लिख दिया, म्यू आपने अलग अलग तरीके से पढ़ा है, आपने म्यू एस मैंने बताया है, म्यू के मैंने बताया है, और म्यू एस का जो सबसे ज्यादा वैल्यू आती थी उसको म्यू एल बोल देना बच्चों, आपका सीमांत वाला फ्रिक्शन आता, सही है क्या। तो एक्चुअली जब स्पेशली बोला जाए तो कौन सा है, तो एक्चुअली बच्चों ये म्यू एल है। सही बोला जाए कि आप बताओ म्यू एस है कि म्यू के है कि क्या है, तो मैं ऐसे बताऊंगा सर, जब भी आप ये संपर्क बल आपने निकाला है, इसका मतलब जब आप ये फ्रिक्शन को घर्षण कोण आप लोगे तो आपको जो सीमांत वाला फ्रिक्शन है, सीमांत वाला घर्षण बल है, वो आपको लेना है एक्चुअली, वरना अदरवाइज बच्चों 10 लैम्डा में हो तो ठीक है। एक बच्चों विश्राम कोण सिंपल थीटा, ये कहानी सुनो पहले। ऐसे एक सतह अपने पास है, m मास का एक गुटका रखा हुआ है, इसका बच्चों गुटके को जब आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करने लग जाओ, इंक्लाइन बनाने लग जाओ, कुछ एंगल पे लेके जाओ, तो 2 चीजें आने लग जाएंगी बच्चों। एक मान आएगा आपके पास mg sin थीटा, आप जानते हो, एक आपके पास आ गया बच्चों mg sin थीटा, और एक बल जो आएगा बच्चों आप नीचे जानते हो कौन सा, mg cos थीटा। और क्योंकि बच्चों mg sin थीटा का मान नीचे है, तो आपका क्या बोलता है सापेक्ष मोशन, क्या बोलेगा सर, नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगा दो ताकि रुक जाए, और फ्रिक्शन का मान क्या आया था म्यू इंटू एन, या बोला जाए तो म्यू mg cos थीटा। बात सही है क्या। दोबारा बात सुनाओ बच्चों, जैसे जैसे आप इसको ऊपर कर रहे हो ना, तो mg sin थीटा बच्चों जब 0 से 90 डिग्री की तरफ जाता है, sin थीटा का वैल्यू बढ़ती है। जब 0 डिग्री से 90 डिग्री कोण की तरफ आप जाओगे, sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे सर, sin 0 पे 0 होता है, sin 30 पे 1/2 है,
साइन 45 पे 1/√2, समझा। धीरे धीरे वैल्यू बढ़ता है। नहीं भी याद तो आप देखो बच्चों ग्राफ याद करो, ऐसा था 90 पे सबसे ज्यादा, 0 पे कम साइन में। तो mg साइन थीटा का मान लगातार बढ़ रहा है। और बच्चों आपका ये क्या, म्यू mg कोस थीटा का मान क्या होता था बच्चों, 0 से 90 जब जाओगे कम होता था। तो मेरी ये बात समझ में आती है सर, जब आपने ऐसा रखा हुआ ना, तो mg साइन थीटा का मान लगातार बढ़ा जैसे जैसे ऊपर गए सर, ये 10 20 30 लगातार म्यू mg कोस थीटा का मान कम हुआ। तो कहीं एक ऐसी संभावना आ जाएगी जब आपका mg साइन थीटा और म्यू mg कोस थीटा बराबर हो जाएगा, सही है क्या। कहीं एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब म्यू mg साइन थीटा, म्यू mg कोस थीटा और mg साइन थीटा बराबर है। उस कंडीशन में जब कौन होता बच्चों, ये आपके प्लेन का आपकी सतह के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है उसको बोला जाता है विश्राम कोण, सही है क्या। किस पे सर, ये वो आपका एंगल है या वो आपका कम से कम कोण है जिसके ऊपर कोई वस्तु इनक्लाइंड सतह पे चलना शुरू कर देती है, सही है क्या। देखो बेटा कैसा लिखा जा सकता है, आपने बोला कम से कम कोण है तो ऐसा लिख सकते हैं सर, mg साइन थीटा को इक्वल लिख दो म्यू, अच्छे सुनते रहे, म्यू mg कोस थीटा। मैंने क्या किया बच्चों, इसको यहाँ पे बेटा mg और mg को कैंसिल किया, आपके पास बन जाएगा म्यू का मान आ गया tan थीटा के बराबर। फिर बच्चा अटक जाता है, सर ये tan थीटा म्यू लिखते हो, ये tan लैम्डा म्यू लिखते हो, एक ही बात है कि अलग है कि सेम हो सकता है, कभी सेम नहीं होगा, इस टाइप की बातें। तो पहली बात तो क्लैरिफाई किया बच्चों, ये आपका अभिलंब प्रतिक्रिया और संपर्क आपका बल के साथ कोण बनता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन वाला या घर्षण कोण। ये कैसा कोण आ सर, धीरे धीरे मैंने, ये कब आएगा, सिर्फ और सिर्फ इनक्लाइंड पे, जब आपकी नंतल होता है उसी पे आएगा, उसके ये कभी समतल पे नहीं आ सकता बच्चों। तो इसलिए यहाँ कब आएगा सर, धीरे धीरे बढ़ाएंगे जब आपका मोशन शुरू हो जाएगा, उस टाइम की बात कर रहा है। क्या दोनों का मान समान हो सकता, बिल्कुल हो सकता, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या अलग अलग भी हो सकता, अलग अलग भी हो तब भी कोई दिक्कत, दो अलग कंडीशन है, किसी एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सही है बच्चों। फिर भी आपको अलग से ही बताना है। तो बच्चों ये आपका कौन सा वाला कोण है, ये आपको म्यू एल जब लोगे, सीमांत फ्रिक्शन है वो आपको लेना है। यहाँ आपका म्यू के भी हो सकता है, धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया म्यू एस भी आ सकता है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, सही है क्या। बनाओ शाबाश। आज मैं आपको धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, और लास्ट में गुटके के ऊपर गुटके वाला अच्छा कंसेप्ट आप सीखोगे। यहाँ लिखना बेटा, ये अभिलंब प्रतिक्रिया और आपका संपर्क बल के बीच का कोण है। इंग्लिश में कॉन्टेक्ट फोर्स आ गया बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया, एंगल ऑफ रिपोज आ गया। एंगल ऑफ रिपोज एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक्चुअली अपने को आज न्यूमेरिकल करना, उसमें हिंदी अंग्रेजी फर्क पड़ेगा नहीं, अच्छा टॉपिक है वो। आपको ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाली प्रॉब्लम ज़्यादा दिक्कत करेगी, तो वो यहाँ आज पढ़ेंगे। ये ऐसे इंट्रोडक्शन दिया बेटा, इसका मेरे कोई बहुत ज़्यादा महत्व मैं नहीं मानता हूँ। हाँ लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स या संपर्क बल जब पहले बोला था तो सर वहाँ मैंने एन को बोला था। सर आपने एन क्यों बोला, क्योंकि आप देख लो बच्चों चिकनी सतह होगी तो एन आपका अपने आप ही एफ सी है। यदि कोई बच्चों आपकी खुरदरी सतह है तो आपका क्या बनेगा सर, फ्रिक्शन वाले, घर्षण वाले का और अभिलंब प्रतिक्रिया का जो वेक्टर एडिशन होगा उसी को बोलेंगे कॉन्टैक्ट बल, ये आपका संपर्क बल। बच्चों धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा आज। एक क्वेश्चन आसान सा है स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, 3 क्वेश्चन में तीनों पीएमटी, एक उसमें डबल स्टार पीएमटी। आज भी एक अच्छी चीज लर्न वाली आएगी। एनएलएम में एक चीज आपने याद किया सर, A = G tan थीटा होता कब, जब आपने चिकनी इंक्लाइंड प्लेन पे एक चीज को मोशन देके रोका हुआ है। उसी का एक सेम, उसी से सुनने वाला सवाल एक और था, यदि मैं बोल रहा सतह छोड़ दी या फ्री फॉल हो गया, ऊपर रखे हुए गुटके का, ऊपर रखे हुए मास का, तो बेटा फिर A का मान क्या आता, G/ tan थीटा। याद होगा आपको, पहले वाला उदाहरण किया था G tan थीटा। देखते अच्छा सा सवाल, ये आपने सुना हुआ तो है बच्चों, किसी चीज को खींचना आसान है कि धकेलना आसान है। किसी भी वस्तु को खींचना आसान है कि धकेलना आसान है, खींचना आसान है। कैसे हुआ वो आपको मैं इससे समझा भी दूंगा। खींचने का जो कम से कम बल होगा बच्चों, वो आपको निकालना भी है। कम से कम कितना बल लगाएं कोई वस्तु चलने लग जाएगी, वो भी आपको निकालना है। खींचना अच्छा कि धकेलना, वो आपको एक छोटे से टॉपिक में पढ़ा दूंगा मैं। बना बच्चों आपने, अभी आपको और लिखना नहीं, आप यहां देखो 2 मिनट पहले कोई समझा रहा बच्चों में, किसी भी वस्तु को खींचना आसान है कि धकेलना। मैं बच्चों 2 संभावनाएं बनाता हूं। एक अपने पास जो m द्रव्यमान का गुटका रखा हुआ है सर, ये खुरदरी सतह है जिसका आपका फ्रिक्शन जो है म्यू है, और ऐसी आपने लगा रखा, चलो पहले खींचने वाला, ऐसा आपने F बल लगा रखा है। बच्चों एक दूसरी संभावना ये बनाई बेटा मैंने, यहाँ पे मास आपका द्रव्यमान जो m है और आपने ऐसे F बल से धकेला है। कुछ आपका डाउट दूर करता हूँ। सर आपको कैसे पता ये ऐसे खींचा, मैं सीधा ऐसे खींच लेता। सर आपको कैसे पता मैं ऐसे धकेल रहा हूँ उसको, मैं ऐसे धकेलता। बच्चों अभी आपको ये लग सकता है शायद कि किसी चीज को मैं खींचूं तो शायद ऐसे खींचना ज्यादा अच्छा है, अभी ऐसा लग सकता है। जब मैं प्रूफ कराऊंगा ना बच्चों, तो मैं जनरलाइज केस करा रहा हूं। जब आपको मैं प्रूफ करा तो मैं एंगल थीटा ले रहा हूं,
यदि वो ऐसा खींचना आसान हो तो अपने आप थीटा का मान 0 आ जाएगा। ये मैं जनरलाइज फॉर्म में आपको करवा रहा हूं, चाहे बच्चा ऐसे खींचा हो चाहे किसी और कोण में खींचा हो, मैं थीटा ले रहा हूं, अपने आप जो आना हुआ आ जाएगा। सेम कहानी एक बार यहां देखो, ये भी एंगल थीटा पे धकेल रहा है। पहले बता दो मतलब खींचना आसान है कि धकेलना। देखो कैसा, जब भी मैं सवाल करूंगा सर घर्षण का, तो मेरा पहला काम रहेगा मैं जो है अभिलंब प्रतिक्रिया निकाल लूं। यदि मेरे पास n का मान आ जाएगा तो बच्चा घर्षण निकालना बहुत आसान, म्यू इंटू एन आंसर आ गया। n निकालने का तरीका मैंने कल बताया था। n अब ऐसा मत करना आप ऊपर 2 प्लस n नीचे, ऐसा करना नीचे नेट जो फोर्स है, जो नीचे नेट बल है वही n है। कैसे समझा था एक तरीका, सर सवाल में हम n ढूंढेंगे कहाँ है। दूसरा चीज क्या करेंगे, सर जो बल आपने बाहर से लगाया है, जो बाहर से लगाया गया बल अप्लाइड फोर्स है, वो हम देख लेंगे, अपने आप आंसर आने लग जाए। दो ही चीज थी परीक्षण में। चाहे तो सर हमने कल देखा था बाहरी बल का मान यदि ज्यादा है किससे बच्चों, एफ से, गति में था, देखा हमने कल ग्राफ बनाया था। और बाहरी बल का मान यदि बच्चों घर्षण से कम या बराबर है तो कैसा था, रेस्ट में था, स्थिर था। दो ही चीजें हमें देखनी। देखो कैसा बच्चों, इसको मैंने ब्रेक किया बेटा, एफ को ब्रेक किया तो एफ आ जाएगा एफ कोस थीटा, और ऊपर चला जाएगा बच्चों आपका एफ साइन थीटा। सही है क्या। और नीचे कितना बच्चों, इसका भार है mg। यदि यहां मैं बोलूं बच्चों, आप देखो बेटा नॉर्मल या अभिलंब प्रतिक्रिया किया तो आप बोलोगे सर कुल नीचे क्या, नीचे mg ऊपर एफ साइन थीटा, तो n का मान क्या लिखेंगे, mg माइनस एफ साइन थीटा। सही है क्या। ये पता चला कैसे लिखा है, ये कल आपको समझा रहा था बच्चों में। कल आपको ऐसे समझा था मैंने कि बेटा यदि एक वस्तु है, नीचे mg है, ऊपर ma है और यहाँ n है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे n प्लस ma इक्वल टू mg। कल बता था मैंने आपको ये शायद। और mg इसकी बजाय अब आप ये देखना नेट नीचे की दिशा में क्या बल है, नीचे क्या mg ऊपर क्या ma, तो नेट नीचे क्या बच गया, mg माइनस ma, वही n है। तो वही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, यहां भी हमेशा नीचे क्या है mg, ऊपर क्या बेटा f साइन थीटा, तो n का मान क्या आ जाएगा, mg f साइन थीटा। बच्चों यदि आप बोलो यहां देखो बेटा घर्षण का क्या होगा सर, म्यू, और n का मतलब क्या है, आपने लिखा हुआ म्यू mg माइनस f साइन थीटा। सही है क्या। यार देखो बेटा धकेलने में किसी भी सदिश को जब भी आपको कंपोनेंट लेना है, पहला कोशिश ये रहेगी हम टेल के ऊपर, पूंछ के ऊपर जाके कंपोनेंट करें। पूंछ से तोड़े, आप यहां से तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये थीटा तो बच्चों ये कंपोनेंट कैसे बनेंगे, इसका मान थीटा, ये भी थीटा हो गया, जिसके साथ थीटा है एफ के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, एफ कोस थीटा। ये क्या बन जाएगा बेटा, एफ साइन थीटा। ये क्या है mg। बच्चे में बोलता है, देख रहे बेटा अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है सर, mg भी नीचे है और एफ साइन थीटा भी नीचे है। क्या बन जाएगा बेटा, mg प्लस एफ साइन थीटा। घर्षण बल निकाला क्या आ जाएगा, म्यू mg प्लस एफ साइन थीटा। बच्चों किसमें घर्षण बल ज्यादा है सर, इस वाले में प्लस है, जबकि इस वाले में क्या है, माइनस। इसमें धनात्मक है, इसमें क्या है, ऋणात्मक। सर जिसमें जोड़ा हुआ इसमें वैल्यू ज्यादा है। सर जिसका घर्षण बल ज्यादा, खींचना उसका मुश्किल होगा, सीधी बात है। तो पहले तो आपको ये बताया बच्चों मैंने, आपको खींचने में और धकेलने में, खींचना ज्यादा आसान है क्योंकि इन दोनों में घर्षण बल किसमें कम है सर, खींचने में कम है, उसमें धकेलने में ज्यादा। बच्चों ये है, तो ऐसे ही मैंने आपको बस कंपैरिजन के लिए बता दिया। एक्चुअली मैं सवाल क्या करना चाहता हूं सर, कम से कम किसी एक m मास का गुटका रखा हुआ है, m द्रव्यमान के गुटके को खुरदरी सतह जिसका आपका म्यू आपकी वैल्यू है फ्रिक्शन की, वहां आप खींचने के लिए कम से कम क्या बल लगे बताओ। तो मैं कैसे देखता, देखो सर फ्रिक्शन आपके पास आ गया, घर्षण आपके पास आ, सामने क्या बल लगा हुआ है, कोस थीटा। सर कम से कम इसका मतलब क्या होता है, एफ कोस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। बच्चों देखना एक बार एफ को मैंने ले लिया कॉमन, कोस थीटा यहीं बचा बेटा, उस साइड देखो एफ बाहर दे साइन थीटा, म्यू माइनस का इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा क्या, प्लस म्यू साइन थीटा किसके बराबर, म्यू mg के बराबर। बहुत बढ़िया भाई, एफ का मान निकालें क्या आ जाएगा, म्यू mg बटे में कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अच्छा एक बात तो अच्छे से आप जानते हो बच्चों, मिनिमम मैक्सिमम पढ़ा हुआ है, एफ का मान आपको कम से कम निकालना है तो नीचे वाली चीज को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा। बच्चों इस टाइप की चीज कैसे तो आप जानते हो, मैक्सिमम या मिनिमम करने का तरीका, अधिकतम या कम से कम करना, सर डिफरेंशिएट करो इक्वल तभी आता। लेकिन साइन कोस वाली फॉर्म में सीधा याद भी करवाया था, ए साइन थीटा बी कोस, और क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो बच्चों यहां मैं ऐसे लिख देता हूं मेरे ख्याल से, सर ये आ जाएगा म्यू mg और नीचे आ जाएगा बेटा वर्गमूल में 1 प्लस में म्यू स्क्वायर। सही लिखा है क्या बच्चों, ये आप सीधा भी ध्यान दो तब भी दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं किसी भी चीज किस कोण पे बल लगा हुआ है, कहां बल लगा हुआ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता।
कोई मुझे बोलेगा कम से कम बल बताओ खींचने का, तो मैं करूंगा सर मुझे सिर्फ एक बात बता दो, कितनी खुरदरी सतह है, म्यू का मान क्या है, जो चीज खींचनी उसका मास क्या है, उसका द्रव्यमान क्या है। मुझे कोई बोल देगा बोतल रखी हुई है, इस सरफेस पे म्यू 0.1 है, इसका मास 10 किलो खींचो, तो मैं क्या करता बेटा 0.1 इंटू 10 इंटू 10 क्या बन जाता 10 बटे में 1 प्लस 0.1 होल स्क्वायर आपका आंसर आ गया। सही है क्या? बना देखो बेटा, लिखो एक छोटा टॉपिक लिखो, देखो एक बार, किसी भी वस्तु को खींचने के लिए लगाया गया कम से कम बल, किसी भी वस्तु, इधर अंग्रेजी में लिखवा दो, रुक जा, किसी भी वस्तु खींचने के लिए लगाया गया कम से कम बल, लिखा बेटा फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एन ऑब्जेक्ट, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एन ऑब्जेक्ट। बोला शाबाश, अच्छे से सवाल अब शुरू करें बेटा, दो एक साथ ऐसे, उसको आप अच्छे देखना। बच्चों में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो कराऊंगा बेटा तीनों पीएमटी के हैं, लेकिन लास्ट वाला जो होगा डबल स्टार पीएमटी, आपको सीधा लर्न भी रखना, उसको फ्रंट पे लिखेंगे भी। तो एनएलएम एंड फ्रिक्शन में एक चीज आपको पहले लिख चुके, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, और एक आज लिखा जाएगा जो चेन वेन वाला सवाल होता है, आप देखना। ऐसे तो जितने एनएलएम में मैंने टॉपिक पढ़ाए उन सब पे सवाल बनते हैं बेटा फ्रिक्शन में, फिर भी आपको कुछ स्टैंडर्डाइज फ्रिक्शन वाले सवाल, घर्षण वाले सवाल करा के फिर एक दो टाइप करा दूंगा जो हमने पहले न्यूटन गति वाले नियम में किए हुए, कुछ एक दो सवाल वो भी करेंगे। क्वेश्चन में लिखवाऊंगा आपको, बच्चों जब भी सवाल करना तो आपको दो चीज पे ध्यान देना है। ऐसा कौन सा बल है जो ऑब्जेक्ट को, जो वस्तु को सतह से चिपका के रखता है, वो एन का मान वही है। एक ऐसा कौन सा चीज है जो वस्तु को चलाना चाहता है, वो आपका बाहरी बल है। सही है क्या? देखो बेटे एक बार आराम से सवाल को देखो बच्चों, ये सवाल पैरेलल में बनाता हूं, इनके उत्तर एक जैसे होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो कैसा, पहला सवाल मैंने बोला, अच्छे सुनना बेटे एक बार, सारे पीएमटी सवाल है। एक कोई भी अपने पास बच्चों कोई भी है, बड़ा एम बोल दो, कोई बस बोल दो, कार बोल दो, एक ऐसी कार है और इसके पास यहां एक छोटा एम मास है और ये खुरदरी सतह के बीच में म्यू मान है। सही है क्या? और जो बड़े वाली कार है वो ऐसे त्वरण ए से आगे चलती है। उसने बोला कि ए का कम से कम मान आप बताओ कि छोटा एम, जो छोटा एम है, छोटा द्रव्यमान वाला गुटका वो चिपका रहे, ए का वो कम से कम मान आप बताओ जो चिपका। देखो मैं कैसे, एक छोटा सा सवाल लिखना आप एक बार, फिर आप ये डायग्राम बना। देखो एक बार, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन सच दैट ब्लॉक ऑफ मास एम विल नॉट फॉल डाउन। लिखो बेटा, कार की वह कम से कम त्वरण ज्ञात करें, कार की वह कम से कम त्वरण ज्ञात करें जिस पर स्मॉल एम है ना, छोटा एम, छोटा एम द्रव्यमान वाला गुटका नीचे नहीं गिरेगा, छोटा एम द्रव्यमान वाला गुटका नीचे नहीं गिरेगा। बच्चों एक बार अच्छे सुनो, देखो मैं कैसे चीज को सीख रहा हूं बेटा। सर स्मॉल एम को आप अलग बना लो, छोटे एम वाले को अलग बना लिया, पहले इसके ऊपर देखो बेटा कैसा कैसा आपके पास बल लग रहा है। सर आप ये समझो पहले तो, ये ए एक्सेलरेशन, ए त्वरण से आगे जा रहा, सर त्वरण वाला फ्रेम है तो आपके पास जो है आभासी बल आएगा। आभासी बल कैसे आता है सर? ए के उल्टा आएगा, मास यही लगेगा, त्वरण जो होगा फ्रेम वाला लगेगा। सही बना बच्चों? एक नीचे बल लगेगा एम जी। अब अच्छे से देखो बच्चों, एम जी और एम ए, इनमें से ऐसा बल कौन सा है जो इस गुटके को इस कार से चिपका के रखा हुआ है? वो क्या है बेटा? एन ए, आपका एम ए। तो मेरे ख्याल से जो आपका अभिलंब प्रतिक्रिया क्या आएगी यहाँ? एम ए। बात समझना है आपको? मैंने कैसे देखा, इन दो बल में से ऐसा बल कौन सा जो इसको चिपका के रखा? सर एम ए, वही नॉर्मल है। बच्चा आप क्या लिखते हैं बेटा कभी भी? सर आप एक काम करो, मतलब यदि फ्रिक्शन निकाला क्या आएगा? म्यू एम ए। यदि मैं बोलता ये रुका रहे, सर फ्रिक्शन की दिशा बताओ, घर्षण की दिशा बताओ। बच्चों ये कौन सा बल है? एम जी नीचे, इसको नीचे गिराना चाहता है तो मेरे लिए बाहरी बल जैसा हो गया, तो बच्चों कहाँ लगेगा? घर्षण की ऊपर लगेगा। सर यदि दोनों बराबर हो जाए तो मैं बोल दूं क्या ये रुका हुआ, रेस्ट पे है, स्थिर है, कहीं नहीं जा रहा। तो एम जी बराबर है फ्रिक्शन, घर्षण। अच्छा सुनना, एम जी आएगा बेटा म्यू एम ए के बराबर, ए का मान आ जाएगा जी बटे में म्यू। अच्छे सुनना, ये सवाल नहीं पूछता है, ऑप्शन ऐसे नहीं देता, बेवकूफ नहीं है। ऑप्शन ऐसे देगा, ए जो है बड़ा बराबर होगा जी बटे म्यू से, या ए जो है घट कम होगा और जी बाई म्यू से, ऐसे ऑप्शन आते हैं। समझे? बराबर वाला बच्चा जानता बराबर आ गया है, बराबर वाली कंडीशन में जान रहा है। सर ये बड़े होगा, ए का मान जब ज्यादा तब रुका रहेगा, कम होगा तब। तो मैं कैसे सोचूंगा? सर देखो वापस कंडीशन, पहले ग्राफ जो बनाया था, सर रुकने की दो ही आपके पास कंडीशन थी। कब? सर या तो फ्रिक्शन का मान ज्यादा हो लगी हुई बल से, या बराबर, इससे ज्यादा रुक नहीं सकता है। अच्छा, यहां ऐसी कौन सी चीज है बच्चों एम ए और एम जी में जिसको आप परिवर्तन कर सकते हो? एम जी को आप चेंज कर सकते हो ना? क्यों नहीं? सर एम भी आपका फिक्स और जी भी फिक्स है,
एम ए को बदल सकते हो? हाँ बदल सकता हूं। कैसे बदल सकता हूं सर? ए का मान बढ़ा देंगे, एम ए बढ़ गया। तो मतलब एम ए कहां था सर? ये इसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है? घर्षण पे। तो रुकने की कंडीशन क्या थी सर? घर्षण हमेशा ज्यादा रहे तो अपने आप रुका रहेगा। भारी बल 10 है, घर्षण आपका 20 है तो रुका रहेगा। भारी बल फिर बाद में भी 10 है, घर्षण 20 है 30 है तब भी रुका रहेगा। तो कब तक रुक सकता है सर? आप घर्षण को बढ़ा दो। घर्षण बढ़ाने का मतलब क्या है? घर्षण बढ़ाने का मतलब क्या बच्चों? ए का मान आप बढ़ा दो, सही है क्या? तो ए की वैल्यू जी बटा म्यू भी हो सकता है और जी बटा म्यू से बड़ी भी। एक तरीका और, अरे सवाल में खुद ही उसने उत्तर बता रखा है। सवाल ढंग से आप पढ़ोगे तो लिखो कम से कम, उसको अंडरलाइन करो। आप कम से कम अंडरलाइन करो। तो इसके मतलब क्या है सर? इसके ऊपर रुक गया, इसके ऊपर वाले पे तो रुका ही रहेगा। कम से कम पूछना मतलब यही होता बच्चों कि इसके ऊपर तो रुका ही रहेगा। ये बनाओ एक बार, एक क्वेश्चन इसी टाइप का कुछ और कराता हूं। अरे मिनिमम बोलना मतलब यही होता है कि इसके ऊपर तो रुकेगा ही रुकेगा, कम से कम कब रुकेगा बता दो। एक सवाल और लिखो, बस सवाल से आप बात समझ जाओगे। लेस वाला ऑप्शन आना चाहिए कि इस बार ग्रेटर वाला। इस बार सवाल पे आप ध्यान देना, उससे आपको अंदाजा। मैं सोल्व करूंगा बेटा बराबर वाले में उस, लेकिन सवाल से आप समझ जाओगे ये कम वाला सही हो सकता है ज्यादा वाला। देखो एक बार, आपको बाद में लिखवाता हूं, लिखो। ट्रक का वह त्वरण ज्ञात करें, वह अधिकतम त्वरण ज्ञात करें। ट्रक का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात करें जिस पर m मास का गुटका स्थिर रहेगा। m मास का गुटका स्थिर रहेगा। अधिकतम को आप जो है अंडरलाइन कर लो। अब लिखो बेटा, फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सच मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक that block of mass m will be at rest, that block of mass m will be at rest। बच्चों यहां देखो अच्छे से बेटा, अधिकतम बोलने में तो समझते हो, मैं सबसे ज्यादा वाला त्वरण निकाल रहा हूं, उससे कम पे तो रुका ही रहेगा। इसका मतलब ये है। फिर भी आपको लॉजिकल समझा दूंगा उसको भी ऐसे ही। सर दो बातें आप पहले देखो, ट्रक ऐसे चलता है, ये है, इस m को अलग बना लो। पूरा ट्रक आगे गया, ऐसी कहानी मैं आपको करवा चुका हूं जब आपका आभासी बल आपका मैंने बताया था। तो सर यहां कैसा लगेगा? m इंटू ए, ये कौन सा बल है सर? आभासी बल है। सर यहां एक चीज क्या लग रही है नीचे की दिशा में? mg। तो mg को कौन बराबर करेगा सर? यहां आप क्या बोल रहे बेटे अच्छे से? अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होगा? mg। सही। सर फ्रिक्शन की दिशा बताओ, घर्षण की दिशा बताओ। सर घर्षण होता है म्यू इंटू एन, और वो आगे जाना चाहता है इसलिए इसको रोका कौन? घर्षण। सर कब तक रुका रहेगा? जब तक एम ए और ये घर्षण जो बराबर रहेगा तो रुका रहेगा। बच्चा अब ये देखो पहले, इसमें एम जी और एम ए में, एम जी और एम ए में ऐसा कौन सा बल है जो इस गुटके को तह से चिपका के रखा हुआ है? एम जी, इसलिए मैंने एम जी का नाम क्या रख दिया? एन है। ऐसा है कौन सा बल है जो गुटके को चलाना चाहता है? एम ए। सही है क्या बच्चों? तो यहां ये समझ में आएगा सर, एम ए इक्वल टू म्यू इंटू एन माने एम जी, और बेटा देखना ए का मान क्या आ गया? म्यू इंटू जी। सुनने में दोनों एक जैसे आंसर लग रहे हैं। ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, ऑप्शन ऐसे आएगा, ए ग्रेटर देन दिस, ए लेस देन इक्वल टू दिस। इनमें से कौन सा सही है? ऐसे तो मैं सवाल से समझाऊं सर, आपने क्या बोला? अधिकतम तो उससे कम वाले पर रुका रहेगा। फिर मैं लॉजिकल सोचता हूं सर, आपको रोक के रखना है। रोक के रखने के लिए या तो घर्षण को बढ़ाओ या अप्लाइड को कम करो। बच्चों यहां घर्षण क्या बेटा? म्यू इंटू एम इंटू जी। क्या उसका मान, क्या उसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। बाकी अप्लाइड यहां क्या बेटा? लगाया हुआ बाहर से बल क्या? एम ए। तो एम ए को क्या किया जाता है? तो अप्लाइड को कम किया, तो ए कम करने होता है अप्लाइड। लेस वाला करेक्टर, ग्रेटर वाला गलत। सही है क्या? सवाल से भी समझ में आएगा बेटा, मैक्सिमम पूछा है, दोनों पीएमटी सवाल है। ये जो आपको सॉल्व करना है बेटा, मैंने एक ये और एक नेक्स्ट वाला, ये जेईई मेन के सवाल में कम से कम 2 पेपरों में आपको इन 3 में से 2 सवाल मिलेंगे। यहां सर्कुलर घूर्णन वाले में सवाल बनता है, वो मैं आपको कार्य शक्ति उसमें पढ़ाने के बाद सर्कुलर पढ़ाऊंगा, तो वहां फ्रिक्शन यूज कर लूंगा। सही है क्या? जैसे एक मौत का कुआं है, उसका सवाल यहां बनता है, वो आपको कब सिखाऊंगा मैं? जब आपको मैं सेंट्रीपिटल बता दिया होगा, केंद्रीय बल जब बता रहा हूं तब आपको बताऊंगा। सवाल नंबर 3 जो डबल स्टार पीएमटी भी लर्न इसका रिजल्ट आप फ्रंट पेज पे भी लिखेंगे। सवाल नंबर 3 जो बेटा आसान, अच्छा, बहुत बार रिपीटिव सवाल, प्रैक्टिकल सवाल है। हमने अपने कपड़े धोए, कपड़े धोने के लिए दीवार पे डाल दिए, तो कपड़े जब दीवार पे डालते ना बेटा, थोड़ा लटकाया, ठीक है, गिर तो नहीं जाएगा, नहीं ठीक है, थोड़ा और सरका दिया, गिरेगा तो नहीं, ठीक है, रुका हुआ है, फिर थोड़ा सा और सरका दिया, एक पॉइंट ऐसा आएगा हमें पता इसका आगे सरकाएंगे गिर जाएगा। सही है क्या? तो ऐसा ही सवाल यहां बनता है बच्चों। ऐसा सवाल बनता है कि एक मेज है, मेज अपने पास है, सिंपल ये रखा बच्चों बेंच, इसके ऊपर एक चेन रखी हुई है, चेन को कितना लटकाऊं कि बस इससे ज्यादा लटका दे तो नीचे गिर जाएगा। एक चेन है बच्चों, चेन,
चेन को एक टेबल पर रखा, यहाँ चेन है पूरी ऐसे m मास की, l लंबाई की चेन रखी हुई है। धीरे धीरे नीचे सरकाया, धीरे धीरे नीचे सरकाया, एक बिंदु ऐसा आ जाएगा, इससे आगे सरकाना, चेन धम से नीचे जाएगी। आपको वो एक्सट्रीम पॉइंट बताना है, वो अंतिम बिंदु बताना, सर इससे ज्यादा चेन नहीं लटकाई जा सकती, मतलब अधिकतम संभावित लंबाई निकालनी है जो चेन की टेबल से नीचे लटक सकती है। सही है क्या? छोटा सवाल ही को डबल स्टार पीएमटी में। m द्रव्यमान और l लंबाई की एक चेन मेज पर, खुरदरी मेज पर रखी हुई है। m द्रव्यमान और l लंबाई की एक चेन खुरदरी मेज पर रखी हुई है। खुरदरी को अंडरलाइन करो बेटा, खुरदरी मेज पर रखी हुई है। इस चेन की अधिकतम संभावित ऐसी लंबाई ज्ञात करें, अधिकतम संभावित ऐसी लंबाई ज्ञात करें जो मेज से नीचे लटक सकती है। लिख बेटा एक बार, ए चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज प्लेस्ड ऑन ए रफ टेबल। मास m एंड लेंथ l, कैपिटल M लिख, मास m एंड लेंथ l इज प्लेस्ड ऑन ए रफ टेबल। फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ विच कैन बी हैंगिंग फ्रॉम टेबल। फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ चेन विच कैन बी हैंगिंग फ्रॉम टेबल। बच्चों इसके आगे जाएंगे। अच्छा बात सुनना बेटा, मैं कैसे सवाल कर रहा हूं, सवाल करना सीखना, ऐसे तो आसान हम जानते हैं बेटा। यदि कुल मास m और कुल लंबाई आपकी l है, डबल स्टार पीएमटी बच्चों, भाग्य अच्छा रहा तो सवाल आपका आएगा। ये मास m है, द्रव्यमान m और लंबाई, देखो मैं कैसे करता हूं सर, मैं सवाल कैसे जानता हूं। यदि आपको रोकने की बात किया, जस्ट रुका रहे, तो इसका मतलब दो चीज मुझे चाहिए, एक भारी बल चाहिए और एक मुझे घर्षण बल चाहिए। बराबर कर देंगे, उत्तर आएगा। बच्चे एक बात और देखो, मान लो बेटा मैं ऐसे बोलता हूं ये x लंबाई जो नीचे लटकती है, तो एक चीज तो मैं इतना देखूंगा ये वाला और एक देखूंगा ये वाला। क्यों सर? ये आपकी जो है खुरदरी सतह है, मतलब सर ये वाला जो x वाली लंबाई है, इसी कारण नीचे बल लगेगा जो भार के कारण लग रहा है, तो नीचे इस x के कारण नीचे लगेगा भार। सर इसका भी तो भार लग रहा है, अरे लगता रहेगा। ऐसा रखा हो मेरा भार का, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा लटका हो तो मेरी वैल्यू है भार की, समझे क्या? नीचे mg, ऐसा रखा भार की कोई, लेकिन नीचे लटके पोर्शन का भार, इसके कारण बल जब नीचे लगा तो चेन को नीचे लेके आना चाहता, कौन रोकेगा? सर यहां जो लगेगा घर्षण वो इसके रोकेगा। सही है क्या? तो दो चीजें मेरे पास हो गई बेटा, एक लंबाई x जो नीचे लटकती है, एक लंबाई l माइनस x जो ऊपर मेज के ऊपर रखी हुई है। तो बच्चा कौन सा ऐसा बल है जो बाहरी बल जैसा जो चेन को चलाना चाहता है? सर ये x वाला जो लंबाई है ना, ये इसको चलाना चाहता है। देखो कैसा बेटा, यदि आपके पास लेंथ होती l तो मास आएगा m, यदि लेंथ है 1 तो मास आएगा m बटे में l, और यदि आपके पास है x तो क्या आएगा बेटा m बाई l इंटू x। सही लिखा क्या बच्चों? यहां का बल आप बता सकते हो क्या आप कितना है? सर इतना बल है, नीचे की तरफ भार लगेगा m बटे में l इंटू x और g। सही लिखा क्या? दोबारा देखो सर एक बात बताओ, आप यहाँ नॉर्मल या अभिलंब प्रतिक्रिया बता दोगे? बिल्कुल बता दूंगा। अरे अभिलंब प्रतिक्रिया माने ये वाला बल, इसका मास कितना है सर? m बाई l माइनस x। सही लिखा बेटा मैंने? अरे मास सही लिखा क्या? l माइनस एक्स लंबाई l माइनस एक्स इंटू जी करना नहीं भूलना, जी भी रहता है। ये एक्चुअली बच्चों मैंने mg लिखा है, तो इसका इसकी चेन की लंबाई इस फॉर्म में लिखा बस। तो क्या यदि आप फ्रिक्शन से बराबर करना चाहे क्या आ जाएगा? म्यू इंटू एन। मैंने क्या किया बेटा? अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन को बराबर किया है, तो m बाई एल इंटू एक्स जी, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, और ये आपका जी। जो बच्चों चीजें कर सकती काट दो, m बाई एल और g, m बाई एल और g कैंसिल। देखो बेटा क्या बचेगा? x और ये म्यू और l माइनस एक्स। बेटा x को कॉमन लेता हूं, 1 यहां बचा और ये माइनस म्यू और इस साइड आएगा प्लस म्यू, तो आ जाएगा आंसर आपका x इज इक्वल टू म्यू एल डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू। बात समझ में आई क्या? ये बच्चा आपका लर्न में भी जाएगा। सवाल सुनो कैसे पूछता है, एप्लीकेशन कैसे पूछेगा। एल लंबाई की एक चेन रखी हुई है, खुरदरी सतह पे जो म्यू का मान हो 0.2 है, कितनी लंबाई नीचे लटक जाएगी? तो मैं ऐसे बोलता सर 0.2 इंटू एल बटे में 1 प्लस 0.2, सर एल बटे 6 आंसर आ गया। समझे क्या? यदि आपको बोलता 100 मीटर की एक चेन है, कितनी चेन नीचे लटक सकती है? यदि म्यू का मान 0.5 है, तो मैं क्या करता बेटा 0.5 इंटू एल बटे में 1.5, एल बटे में 3, सर 33.33 मीटर नीचे लटकेगी। सही है क्या? ये वो पोर्शन एक्स का मान निकला कितना नीचे लटक रहा है। बनाओ शाबाश। ये वाली चीज को सामने फ्रंट पे भी लिखना। एक बात समझ में आई है क्या? दोनों नीट किसने दिया था पिछली बार? क्या रहा था तेरा मनोज? कितने फिजिक्स में कितने थे? फिजिक्स में और किसने दिया था? 4 फिजिक्स में 555 है।
तो बायो में इस बार सही आएंगे, इस बार भी अच्छी तैयारी हुई बायो की। बच्चों में एक तो सवाल और कराता बेटा, इक्विरी भी नहीं है हमारा, वो एक्चुअली मैंने टॉपिक बना के अलग से नहीं पढ़ाया, समय व्यवस्था का अलग से टॉपिक बना के नहीं पढ़ाया, मैं ऐसे ही बना दिया, कंपोनेंट ले लो, ये कर दो, वो ले लो। भाई मजा आ जाएगा, तुम सवाल करना इस बार, ऑप्शन भी दूंगा, आप सवाल बना के देखना, यदि आप बता पाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इंक्लाइंड प्लेन पे एम गुटका रखेंगे तो चलेगा नहीं। इस बार आपको संपर्क बल बताना है। संपर्क बल मतलब आप समझते हो FC बताना है, नॉर्मल और फ्रिक्शन का वेक्टर एडिशन बताना है। बनाया बच्चों आपने? देखो एक बार, एक और दो सवाल और कराता हूं। एक M मास का गुटका इंक्लाइंड सतह पर स्थिर रखा है, सतह के द्वारा गुटके पर लगाया गया संपर्क बल ज्ञात करें। सतह के द्वारा गुटके पर लगाया गया संपर्क बल ज्ञात करें। एक बार तू लिख ले भाई साहिल। A block of mass M, a block of mass M is placed on an inclined plane having angle theta. A block of mass M is placed on an inclined plane having angle theta at rest. Find out contact force applied by plane. Find out contact force applied by plane on block. बच्चों रेस्ट को अंडरलाइन करो बेटा, शिथिर को आप अंडरलाइन करो। बात इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा हमने, यदि शिथिर बोला तो। ऑप्शन लिखे हुए बना के देखो। दो चीज आपको चाहिए बच्चों, आपको संपर्क बल निकालने के दो चीज चाहिए बच्चों, एन का मान चाहिए और एफ चाहिए। एन और एफ आ गया तो वेक्टर एडिशन करना तुम जानते हो। ऑप्शन दिए हो, बना दो। आंसर आया तो आप बोल सकते हो बेटा, इतना लंबा छोटा सवाल नहीं था यार, आंसर तो आपने लिखे बताओ। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आया बच्चों आपका। अरे ओनो का भी आया है क्या? गलत है। रेस्ट को दोबारा पढ़ो। अरे शिथिर लिखने का मतलब है, शिथिर का मतलब होता है बेटा जो अप्लाइड बल है आपका, जो बाहरी बल है वही फ्रिक्शन है। ऐसे तरह ग्राफ में आपको बता रहा था मैं बार बार बेटा, यदि कोई शिथिर है तो आपको कैसे पता ये लिमिटिंग वाली वैल्यू है। हो सकता है अप्लाइड बल आपका 10 हो और लिमिटिंग म्यू mg cos थीटा 20 आ रहा हो, तो मैं तो फ्रिक्शन मेरे लिए क्या 10। जब आपका बराबर शिथिर है इसका मतलब वही फ्रिक्शन जो अप्लाइड बल है। अप्लाइड वाला बाहरी बल क्या था देखो एक बार। सर एक बाहरी बल है अपने पास mg sin थीटा, सर किसने रोका? फ्रिक्शन ने। वही तो हमने बोला यदि शिथिर रखा तो मतलब आपका घर्षण क्या है? mg sin थीटा ही घर्षण है। सर नीचे क्या था आपका mg cos थीटा, इसलिए कौन बैलेंस करता था बेटा? अभिलंब प्रतिक्रिया। ऊपर क्या था n। अब सवाल ऐसे बनेगा, सर ये आपका है mg sin थीटा, क्यों? क्योंकि आपने बोला था सर f का और फ्रिक्शन का मान, घर्षण का और भारी बल का मान बराबर होता है यदि कोई चीज क्या लिखी हुई स्थिर, स्थिर रखा, इसका मतलब यही है। एक अलग एक है बच्चों n का मान क्या आ गया? mg cos थीटा, यही तो आपने बोला था। n का और f का वेक्टर एडिशन आप कर दो। अरे वेक्टर एडिशन नहीं कर सकते क्या? आ जाएगा सर mg sin थीटा इसका वर्ग करो और mg cos थीटा इसका भी वर्ग करो। और आनंद जब आएगा जब मैं बोलता हूं बच्चों mg को बाहर निकाल लो बेटा, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है? 1। आंसर क्या आएगा बेटा? mg। बात समझ में आई क्या? जबरदस्त सवाल है। इसलिए मेरे पास शिथिर को आप अंडरलाइन करो, रेस्ट को आप अंडरलाइन करो। बात समझ में बेटा? अच्छा सवाल, एक बार किया तो बना, वरना ऑप्शन नंबर 2 आएगा सब बच्चों का। इसलिए अपना आंसर क्या आना चाहिए? mg। तो जब भी मुझे रेस्ट पे दिखाई दिया 10 किलो का रेस्ट पे, तो आंसर क्या आएगा? कॉन्टेक्ट फोर्स। समझे क्या? सीधा आंसर mg। क्या ऐसा सवाल, चलो आपको मेमोरी चेक करता हूं आपने कितना पढ़ा है। ऐसा सवाल मैंने एनएलएम में करवाया था कि आपने जब खींचा है, जब आपने ए से खींचा है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, तो तरुण आपको याद है ए का मान g tan थीटा, वहां पे क्या बल आया था बच्चा? नॉर्मल का, नॉर्मल का मान आया था कुछ, क्या आया था बताओ? g mg बटे में cos थीटा, राइट है, गुड। mg डिवाइड बाय cos थीटा। एक सवाल और देखते हैं। एक टर्म मैंने छोड़ी हुई जब तक आपकी वेक्टर में नहीं पढ़ाई, एनएलएम में नहीं पढ़ाई, लेमीज थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन में सवाल करवा रहा हूं। एलएमई सिर्फ कराऊंगा, आपको नहीं करना है। लेमीज थ्योरम या प्रमेय में जानबूझ के नहीं पढ़ाना चाहता, वहां पे कोण का मान 90 से ज्यादा होने लग जाता है। 90 से ज्यादा कोण निकालना, कोई बोलते मुझे साइन 150 डिग्री, मेरे लिए तो समस्या है। मुझे कोई बोलते बेटा टेन 143 डिग्री 143,
निकाल मैं सकता हूँ 90 + 53, लेकिन दिक्कत हमें एक स्टेप और बढ़ाना, क्यों करना, नहीं करना चाहता। तो लेमी से सवाल बन तो जाएगा, लेकिन संभावना आप प्लस माइनस गलत करके उत्तर ही गलत निकाल दोगे। इसलिए उसकी बजाय मैं हमेशा प्रायोरिटी करता हूँ, कंपोनेंट करके सवाल करो। देखो एक छोटा सवाल करो, कंडीशन देखो पहले, एक ऐसी सरफेस पे एक गुटका रखा हुआ, कुछ भी वहां से बेटा 10 किलो ले लो, 20 किलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ये ऐसा, और यहां बच्चों एक डब्लू वेट रखा हुआ, डब्लू वेट डायरेक्ट, और यहां आपके पास जो कोण है बेटा, ये मैंने बोल दिया चलो 53 डिग्री है। ऐसा मैंने आपको बोला कि सर यहां जो है ना, ये जब तक आपका घर्षण बल का मान 12 न्यूटन है, ये आपका स्थिर है, रुका रहेगा, कहीं नहीं जा रहा। सही है। यदि आपके पास 12 न्यूटन तक आप लगाओगे, मुझे नहीं पता म्यू क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे म्यू चाहिए ही नहीं। वो म्यू दे देता, मुझे वैल्यू निकालनी पड़ती। वो सीधा वैल्यू आपका दे रहा है कि यदि 12 न्यूटन तक आप लगाते हो तो ये वाला बॉक्स कहीं नहीं हिलेगा। उन्हें बोला भी यही है कि यहाँ पे टेंशन जो है T1 है, इस धागे में T2 है, और ये तो वेट W है ही। आप T1 और T2 का मान निकालो। ऐसा बच्चों, T1 और T2 का मान ज्ञात करें, जब 10 किलो का गुटका स्थिर है, 10 किलो का ब्लॉक जो है बेटा रेस्ट पे स्थिर है। ऐसा सवाल आपसे पूछा, या आपसे पूछ लेगा बेटा T1 T2 बोल के अब W का मान बताओ कि रुका है, कुछ भी पूछा आपसे कोई भी पूछा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। W की जगह बच्चा हो सकता 2 किलो 3 किलो दे देता, इनमें से कोई एक अननोन होगा, ऐसा बोल देगा इसका आप M बताओ क्या है कि ये स्थिर है, कुछ भी पूछ सकता है ऐसे। देखो मैं कैसे करता हूं इसका मेथड नंबर 1, या जो मैं प्रायोरिटी करता हूं बेटा, मैं तो ऐसे करूंगा। सर एक काम कर लो, आप ये एंगल जान गए हो तो यहां कितना बन जाएगा, ये 53 तो आ जाएगा 37 डिग्री। सही बोला बच्चा मैंने। तो एक पॉइंट अलग बनाओ। सर एक धागा ऐसे है, एक धागा ऐसे, और एक धागा ऐसे, ऐसे ही है। इस बिंदु से देखो बच्चा, बाहर की दिशा में हमेशा क्या होता है, तनाव का क्या हो जाएगा सर, ये कितना T2, ये कितना बेटा T1, और ये कितना सर W या mg, जो भी लिखना है इसको mg लिखते हैं, mg। अब एक काम करो, इसको सर आप तोड़ लो हॉरिजेंटल में और वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर में और समतल में आप तोड़ के देखते हैं कैसे। सर ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने कल अभी निकाला बच्चों कितना, 37 डिग्री, तो ऊपर चला जाएगा T2 cos 37 डिग्री, याद आएगा बेटा T2 sin 37 डिग्री, बराबर करना T1 बराबर में है T2 sin 37, एक इक्वेशन। सही किया बच्चों मैंने। अरे क्यों नहीं करूँ, हमने बोला सब कुछ स्थिर रुका हुआ, इसका मतलब क्या, साम्य अवस्था है। तो एक और देखो आप, सर T2 cos 37 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, mg। ये बात आप मानते, मैंने सही लिखा है। सर सब कुछ तो अननोन है, मैं कैसे सवाल करूं। क्या बच्चों T1 या T2 का मान, ये फिगर देख के, चित्र देख के आप बता सकते हो T1 या T2 का क्या मान हो सकता है, बता सकते हो क्या, चित्र देख के तब बता पाओगे। अरे T1 का मान बता सकते हो, बिल्कुल बता सकता हूं। गुटका कुछ भी हो, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे मुझे 2-3 बल दिखाई देते हैं, सर mg है, ऊपर n है, सर यहाँ घर्षण बल है, और यहाँ तनाव है। अरे यदि सब रुका हुआ तो घर्षण बल और तनाव क्या होगा, बराबर, और तनाव का नाम क्या है, T1। तो एक्चुअली क्या बोलना चाहता, जब स्थिर उसने बोला तो बोलना चाहता जब T1 का मान 12 है, T2 आप नहीं जानते, और sin 37 क्या होता, 3/5। T2 आ गया, यहाँ पुट किया तो बच्चों m भी आ जाएगा। सही है क्या। वो बोला कितना मास हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, कि रुका रहे, तो मैं क्या m की वैल्यू निकाल दूंगा T2 की वैल्यू यहाँ पुट करके। कैसे निकाल सकता हूँ T2 वैल्यू, देखना बेटा, सर T2 आ जाएगा 12 × 5/3, और cos 37 क्या होता है बच्चों, 4/5। सही लिखा। दैट इज इक्वल टू m × g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। कैंसिल करना बच्चों, कैंसिल किया बेटे, 5 से 5 कैंसिल, ये 3 से 4, 16/10। तो m का मास आ गया सर ये 1.6 kg। इतना दारोमान है तो रुका रहेगा, इससे ज्यादा दारोमान होगा तो चल पड़ेगा। क्यों, फिर से फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा, कि चलने लग जाए। मतलब साम्य अवस्था वाला बनाया। बात समझते हो। पहले वाला मेथड आपको समझ में आया। 2 बात समझनी थी यहाँ। एक बात ये समझनी थी दिशा कैसी होगी, आपको मैंने पहले समझा दिया, बिंदु मला उससे हमेशा बाहर होंगी। सही। दूसरी बात ये समझनी सर T1 और ये जो है आपका घर्षण बल बराबर है, उसको समझने के लिए आप अलग से बना लेते ना बच्चों, 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाता सर यहाँ घर्षण बल और यहाँ आपका तनाव, और रुका हुआ तो दोनों बराबर। वही मैंने किया है, बस उसके अलावा कुछ नहीं क्वेश्चन में। मेथड नंबर 2 क्या होता, मेथड नंबर 2 होता, उसका नाम होता बच्चों लेमी प्रमेय। वो मैं प्रायोरिटी नहीं करता बच्चों, इसको मैं कभी नहीं बोलता आप करो,
लेकिन लेमी प्रीमेरी मुझे बताना तो मैं ऐसे बता दूंगा, एक बिंदु, ये आपका मान T2, ये आपका मान T1, यहाँ आपका mg, ये कोण कितना 90 डिग्री, ये वाला कोण देखो बेटा कितना होता 37 और 90, 37 और 90 कितना होता बच्चों 127, ये कितना होता है 153। लेमी प्रीमेरी बोलता है बल लो, बल के सामने वाला साइन एंगल ले लो। जैसे मैंने बोला T1, तो T1 के सामने कौन सा कोण है बच्चों, ये T1, T1 के सामने क्या है 153, साइन 153। T2 के सामने कौन सा कोण है बच्चों, ये वाला 90, साइन 90। बच्चों mg के सामने कौन सा कोण है 127, तो साइन 127। ये भी सब बराबर है, ये लेमीज ने बोला है। मेरे लिए समस्या है सर, इसको कैसे सोल्व करूं, इसको कैसे सोल्व करूं, 90 प्लस करूं मैं, इसका चक्कर में नहीं पड़ना। इससे अच्छा मैंने कंपोनेंट लिया, यहां से ही आंसर आ गया था। बात समझे बेटा, लेमीज लगाने की जरूरत नहीं है। कभी बहुत सिंपल कोण होंगे तो हम देख लेंगे, अदरवाइज आपको लेमीज नहीं लगाना। सही है क्या, बनाओ शाबाश। और सवाल लिखवाया मैंने इसका, ये लिख रखा है। जैसे मैंने एक स्टेप आगे कर दिया बेटा, इसमें मैंने मास निकाल दिया m तक का, अधिकतम कितना मास आगे रुका रहेगा, अदरवाइज T2 निकालता ना मैं पहले स्टेप में कंप्लीट हो गया था। NLM का सबसे बड़ा संकट बच्चे के लिए कंस्ट्रेंट मोशन होता है बेटा, आसान कर दिया मैंने, T कर लो उत्तर आएगा। अगला जो बहुत बड़ा संकट होता है बेटा ब्लॉक ऑन ब्लॉक, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, F निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना, फ्रिक्शन, उस टाइप का सवाल, एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, गुटके के ऊपर गुटका, उस सवाल को बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाता बेटा। आपने ऐसा कहीं एलएन में कहीं और नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसको मैं उल्टे तरीके से पढ़ाता हूँ। वहाँ सब एक तरीके से बता रखा है कि सब एक साथ चलता हूँ, मान लो ऐसे पढ़ाते हैं। मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा इसको, मैं इसको उल्टे तरीके से पढ़ाऊंगा। आप देखना बच्चों, एक क्वेश्चन में करो, 2 में करो, फिर आप चाहे ब्लॉक पे 3 ब्लॉक रख लो, चाहे दोनों सरफेस लो, कुछ भी लो, सब आंसर सही आएगा। पहले वाला कंसेप्ट आपको सही पकड़ना बस, फिर आप औरों को समझा दोगे 2 सवाल सीखने के बाद। कॉमन वाले से मैं नहीं कराता बच्चों, आपने ऐसे सीख रखा होगा पहले सबको एक साथ मान लो, मैं ऐसा नहीं करता, मैं उल्टा मानता हूँ इसको, उल्टे तरीके से करवाता हूँ, लेकिन बहुत शानदार तरीका देखो बनाया आपने। देखो बच्चों, गुटके पे गुटके वाला क्वेश्चन करा रहे हैं ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लॉक, ऐसे लिख लो, या गुटके पर गुटके आधारित सवाल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लॉक एंड ब्लॉक। बच्चों एक बार आप सुनना, 2-4 लाइन में आपको पहले की थ्योरी की लिखवाता हूँ, पहले बोल रहा हूँ बेटा, उसको फिर हिंदी में लिखवाऊंगा, आप अंग्रेजी में लिखना साथ साथ। सुन लो बेटा अच्छे से बातों को। बच्चों पहली बात आपने जो पहले सीखा वो इसको भूलना पड़ेगा। अब मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं अलग तरीके उल्टा पढ़ाता हूँ एक्चुअली। बच्चों आपने ऐसे सीखा कॉमन होता है, मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। मैं सबसे पहले सवाल में लिखवाऊंगा ही आपको, अभी लाइन में लिखवाऊंगा, अज्यूम, मान लो 2 अलग अलग चलते हैं। पहले हम हमेशा सवाल आपको बताऊंगा कि दोनों को मान लो बेटा ये और ये अलग अलग चल रहे हैं, दोनों का अलग अलग त्वरण ज्ञात करो, त्वरण ज्ञात करो। सही, पहले मान लिया अलग अलग चल रहे हैं, त्वरण ज्ञात किया। यदि जिसके ऊपर फोर्स लगी हुई है, मान लो 1 के ऊपर फोर्स लगी, 2 के ऊपर नहीं, जिसके ऊपर फोर्स लगी हुई है, यदि उसका त्वरण ज्यादा आ गया उस गुटके से जिसके ऊपर फोर्स नहीं लगी, 2 ही बात है सर, 1 गुटका 2 गुटका, किसी एक के ऊपर बल लगा हुआ, किसी एक के ऊपर नहीं लगा हुआ है। जिसके ऊपर बल लगा हुआ है उसका त्वरण यदि ज्यादा आता है और बिना लगे हुए कम आता है, इसका मतलब जो आपने माना था अलग अलग चलेंगे सही है। इसका मतलब बच्चों सर जिसके ऊपर बल लगा उसका त्वरण ज्यादा होगा, यदि ऐसा हुआ तो आपने क्या माना था अलग अलग चलेंगे, आपकी बात सही है, वही उत्तर है जो सामने लिखा हुआ है। सवाल में क्या क्या पूछता है, आपसे पूछा गुटकों का त्वरण बताओ, गुटकों के बीच में घर्षण बताओ, ये चीजें पूछता आपसे। तो पहला सवाल का उत्तर आ गया, शरीर त्वरण ज्यादा है, अलग अलग चलेंगे, और इनका त्वरण आपने लिखा हुआ यही उत्तर है, फ्रिक्शन भी वही है जो आपने निकाल दिया। मान लो बच्चों आपने माना था ये अलग अलग चलेंगे, और बच्चों आपके पास दोनों का मान बराबर आ गया, बल वाले का भी और जिसके ऊपर बल नहीं लगा दोनों का मान बराबर है। तो पहली बात अजम्पशन गलत, सर ये अलग अलग नहीं इकट्ठे चलेंगे। मान दोनों का आ गया त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले मैंने पूछा क्या अलग चलेंगे, ना सर इकट्ठे चलेंगे। त्वरण क्या होगा सर, यही होगा, उत्तर यही है, लेकिन आपकी अजम्पशन गलत हो गई है। दे विल मूव टुगेदर, लेकिन जो हमें सोल्व किया वही त्वरण उत्तर है, वही फ्रिक्शन उत्तर है। ठीक बात, यहां तक भी सही है। दिक्कत कब आ गई, सर जिसका आपको बल लगाया था उसका त्वरण कम है और जिसके ऊपर नहीं लगाया उसका ज्यादा है। अब आपको पूरा अजम्पशन गलत हो गया, उत्तर आ गया बेटा मूविंग टुगेदर, एक साथ चलेंगे, पहला उत्तर ही आ गया बच्चों, एक साथ चलेंगे। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर आप कंबाइंड त्वरण निकाल लो क्या था, समझे बात को। पहले 2 पार्ट में मैंने क्या किया, कुछ नहीं करना पड़ा, अलग अलग चलेंगे, सर अलग चलेंगे उत्तर आ गया, सर सेम चलेंगे लेकिन उत्तर आ गया। इसमें अलग करना पड़ा, कुछ क्या करना पड़ेगा, पहले काटना पड़ेगा, सर जो माना था वो गलत है, एक साथ चलेंगे। एक साथ चलेंगे तो बच्चों आपको त्वरण निकालना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, बल बटे में कुल मास, त्वरण आ जाएगा, आपका सवाल हो जाएगा।
2-4 लाइन में लिखवाता हूं बेटा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, तीसरा आप खुद बहुत अच्छे से मुझसे भी अच्छा समझाओगे। अज्यूम ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली, है ना। मान लो दोनों गुटके अलग अलग चलते हैं। स्टेप नंबर 2, उनका फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाओ। ड्रॉ FBD ऑफ बोथ ब्लॉक्स, है ना। उनका FBD बनाओ। स्टेप नंबर 3, बच्चों से सुनना इस बात को। अब जिस गुटके पर बल लगा है, यदि स्टार भी लगाओ इसके ऊपर, जिस गुटके पर बल लगा है उसका त्वरण दूसरे गुटके से ज्यादा है, यदि उसका त्वरण दूसरे गुटके से ज्यादा है, हमारी अजम्पशन सही है। हमने जो माना था सही है ना। देखो बेटा, इफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद एक्सटर्नल फोर्स, if acceleration of block with external force is more than block with is more than another block, that means our assumption is correct। इसके नीचे बेटा रूल नंबर 3 हमने लिखा, डबल स्टार बनाया, उसके नीचे एक लाइन ऐसी निकाल लो। यदि बाहरी बल वाले गुटके का त्वरण, यदि बाहरी बल वाले गुटके का त्वरण दूसरे गुटके से बराबर या कम है, यदि बाहरी बल वाले गुटके का त्वरण दूसरे गुटके से बराबर या कम है, दोनों गुटके एक साथ चलेंगे, दोनों गुटके एक साथ चलेंगे। लिख बेटा, इफ ब्लॉक विद एक्सटर्नल फोर्स हैज लेस एक्सेलरेशन or equal acceleration than other block, that means blocks will move together, बच्चों इतनी बकवास के बाद सवाल आपको कितना सिंपल कराता हूं, सारी शंकाएं दूर करूंगा। सर नीचे बल वाला कराओगे, सर बीच में घर्षण नीचे नहीं है, सारे क्वेश्चन करा दूंगा। अब एक बात पे अड़े रहना, पहली बात पे अलग चलेंगे सर, और मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है। देखो कैसा बच्चों, यहां मैंने लिया बेटा आपके पास, सर ये आपका 10 किलो का एक गुटका है, सर ये आपका 5 किलो का एक गुटका है, और यहां बल आपने लगा दिया बच्चों मान लो 60 न्यूटन, और ये खुरदरी सतह है बच्चों 0.2। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला, अलग अलग मान लो, और बच्चों उनका आप फ्री बॉडी डायग्राम देखो मैं कैसे बनाऊंगा। बच्चों 10 किलो का फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाओगे सर ऐसे बनाएंगे, यहां तो लगा हुआ 60, सर फ्रिक्शन नहीं पता कहां लगेगा, फ्रिक्शन मैं नहीं जानता, क्योंकि नीचे देखो बच्चों ये स्मूथ है, चिकनी सतह है, अभी नीचे जो है चिकनी सतह, इसमें कोई दिक्कत, ऊपर वाले कारण सर फ्रिक्शन पता नहीं, तो फ्रिक्शन सर मैं यहां लगाऊं और पता नहीं तो मैं फ्रिक्शन यहां लगाऊं, अभी मैं नहीं जानता हूं, मैं कैसे सोचूं। देखो बेटा जो भी हो, देख नीचे पूरा चिकना है, आप जब खींच रहे हो तो ऊपर जो हो रहा है छोड़ दो, जब नीचे कोई रोकने वाला है ही नहीं तो ज्यादा चीजें आगे रही हैं, दोनों गुटके कहां जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या बच्चों, ऊपर वाला गुटका भी तो आगे जा रहा है, ऊपर वाले गुटके के ऊपर सिर्फ एक बल है, कौन सा, घर्षण बल। मतलब बात समझ में आई सर, ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन 5 किलो को है ना पक्का घर्षण आगे लेके जाता है, और कोई बल है ही नहीं। एक बात प्रूफ हुई सर, घर्षण आगे भी लेके जा सकता है, सर घर्षण कार्य धनात्मक भी हो सकता, मैं लिखवा रहा था। दोबारा देखो बच्चों, फिर हमने क्या बोला था कल, देखो क्रिया प्रतिक्रिया कैसे समझाई थी, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों समान होती है, अलग अलग चीज पे लगेगी, 180 डिग्री पे लगेगी। ये क्रिया हो गई, मान लो इसकी प्रतिक्रिया कहां आएगी, यहां क्रिया तो प्रतिक्रिया 10 किलो पे आएगी, 10 किलो पे आएगी, उल्टी दिशा में आएगी, क्रिया आगे तो प्रतिक्रिया कहां आएगी बच्चों, पीछे आएगी। बात सही है क्या, और दूसरे ब्लॉक पे आगे, हाँ आप सही है सर, इसके जो फ्रिक्शन लगा पीछे लगेगा। कितना मान होगा, घर्षण कितना मान होता है, सिर्फ होता है म्यू इंटू एम इंटू जी, कितना बन गया बेटा 10 न्यूटन, सही है क्या। ये भी कितना आ जाएगा बेटा 10 न्यूटन, वही तो मैंने बोला क्रिया प्रतिक्रिया बराबर रहती है। इसका त्वरण देखो 10 किलो त्वरण है सर, आगे 60 पीछे 10/10, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही लिखा बेटा। बच्चों इसका देखना एक बार त्वरण सर 10/5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तो इसे मैं जानता हूं सिर्फ घर्षण से चलेगा तो आपके पास म्यू इंटू जी उत्तर होता है। सर क्या सवाल सोल्व हो गया। फिर मैं सवाल पूछता हूं, क्या बच्चों दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, हाँ सर। क्यों, मैंने वही तो माना था, यदि भाई जिसके ऊपर बल किसके ऊपर लगा हुआ, 10 वाले के ऊपर, 10 वाले का क्या त्वरण है बेटा 5 वाला कितना है सर 2, हाँ यही मैंने बोला था। यदि बच्चों
जिस ब्लॉक के ऊपर, जिस गुटके के ऊपर बल लगा है उसका त्वरण ज्यादा, इसका मतलब हमने सही माना है। यही उत्तर आ गया, फाइनल डन हो गया। सर आपके अलग अलग चलेंगे, उनका त्वरण ही होगा। दोबारा देखो बच्चों, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा आपको। बच्चों एक बार देख रहे बेटा, अब मैं ऐसा लेता हूं, देखो एक बार 10 किलो और आपके पास वही आपका 5 किलो और वही बच्चों आपका 0.2, नीचे आपका स्मूथ सरफेस है 30 न्यूटन। अब मैं बोल रहा हूं 30 में देख रहा बच्चों, फटाफट बनाऊंगा बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। बच्चे 10 किलो है बेटा, सामने 30 है, फ्रिक्शन मैंने अभी निकाला था बच्चों, ऊपर फ्रिक्शन क्या आ गया था 10, सही है क्या। 5 किलो वाले का फ्री बॉडी डायग्राम हमने अभी बनाया था, म्यू एम जी लगा था आगे की दिशा में, म्यू इंटू एम इंटू जी, बल आ गया था 10। 5 किलो वाले का त्वरण क्या आएगा सर, 10/5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है क्या सर। इसका 10 किलो वाले का त्वरण क्या आएगा सर, 20 - 10/10, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमने क्या बोला सर, दोनों के दोनों ब्लॉकों का क्या आ गया त्वरण बराबर। त्वरण जब बराबर होता है इसका मतलब क्या है सर, जब भी बराबर भी है या बाहरी फोर्स वाला कम भी है तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। क्या मुझे इसके आगे सवाल सोल्व करना पड़ेगा? नहीं, बट आंसर ये आएगा सर, ये जो है ये आपके मूविंग टुगेदर है, एक साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। दोनों का त्वरण क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, घर्षण क्या है 10। दोबारा देखना बच्चों एक बार, अब यहां से आपको बात समझ में आएगी। अच्छे सुनना बच्चों, लास्ट सवाल आ गया, इससे आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा। 10 किलो बच्चों, ये आपका 5 किलो बेटा 0.2, और बच्चों यहां मैंने बना दिया 20 न्यूटन। बच्चों देखना एक बार सर, फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया 10 किलो का, सामने लगा दिया 20, यहां आपका फ्रिक्शन निकाला 10। त्वरण का मान बताओ कितना आएगा 10 किलो का सर, 20 - 10/10 कितना है बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि आप बोलते हो सर 5 किलो वाला का बताओ, 5 किलो वाले का तो फिर वही फ्रिक्शन, चलाने वाला ही फ्रिक्शन है 10 था, त्वरण क्या आ जाएगा 5 किलो का सर 10/5, 2 मीटर पर सेकंड। बवाल हो गया। जिसके ऊपर बल नहीं लगा हुआ उसका त्वरण ज्यादा है। त्वरण ज्यादा मतलब समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि ज्यादा नहीं हो सकता। खींच आप नीचे रहो, भाग ऊपर वाला ज्यादा रहा है, अरे ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए मैंने बोला इसके ऊपर बल लगा हुआ उसका त्वरण ज्यादा नहीं होगा। तो पहली बात आपकी असम्पशन गलत हो गई है, सही है, अपने गलत मान अलग चल रहे हैं। मूविंग टुगेदर, अब आंसर सही है, बस फाइनल आंसर आ गया बेटा। सर इसका मतलब क्या है, एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे तो त्वरण बताओ क्या होगा सर। मैं तो जानता हूं बल बटे में कुल मास, अरे आप तो यही जानते हो। त्वरण क्या होता है, त्वरण का मतलब यह होगा कोम एक साथ चलने का मतलब यह होगा, अब आपको ऐसा गुटका दिखाई दे रहा है, नीचे इसकी चिकनी सतह है, आपको ऐसा गुटका दिखाई दे रहा है, नीचे चिकनी सतह है, कुल मास 15 किलो है और यहां से 20 लगा हुआ। ये होगा एक सवाल। अब एक साथ चलने मतलब तो यही है। सर आप बताओ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 20/15, 4/3 मीटर पर सेकंड। सही बोला बेटा, डेंजरस सवाल। बच्चों इन दोनों गुटकों के बीच में घर्षण बल बताओ। ये तो यहां तक आसान है, बच्चा जान जाएगा 1 सेकंड में। अब मैं बोला बच्चा इन दोनों गुटके के बीच में घर्षण बल बताओ, बच्चे का रट्टा मारा म्यू एम जी, गलत। फिर मैं कैसे सोचूंगा सर, ऊपर 5 किलो वाले गुटके को चलाने वाला एक ही बल है, कौन सा? घर्षण बल। ऊपर वाले गुटके कौन चलाएगा बच्चों? घर्षण बल। ऊपर वाले गुटके का त्वरण क्या है? अरे अभी तो निकाला है। ऊपर वाले गुटके का त्वरण क्या बच्चों? 4/3। सही है क्या सर? आपके पास त्वरण भी आ गया, आपके पास द्रव्यमान भी आ गया। मेरे ख्याल से उत्तर क्या होता है MA 4 × दिस 20/3 न्यूटन। बात समझ में आई है? तो बात समझ में आई है? सर आप ये कैसे बोल रहे हो फ्रिक्शन तो म्यू mg होता है? अरे वो आपका लिमिटिंग सीमांत होता है, उससे कम भी तो हो सकता है। देखो उससे कम है। बात समझ में बेटा? 3 अलग अलग कंडीशन हो गई बच्चों। और भी एक बात देता हूं, जब आपका फ्री बॉडी डायग्राम के बाद अलग अलग त्वरण आया, जिसके ऊपर बल उसका ज्यादा, बात खत्म। यही उत्तर है, अलग अलग चलेंगे, यही आंसर है। यदि बच्चों दोनों का त्वरण बराबर आ गया, उत्तर तो यही है, लेकिन आपका मूविंग टुगेदर है, अलग अलग नहीं चल रहे, एक साथ चल रहे हैं। यदि बच्चों आपने ऐसा पढ़ा बेटा कि सर आपका यहां त्वरण कम आ गया और ये ज्यादा, बवाल होता है, बहुत बड़ा बवाल है। खींच किसी का दौड़ कोई रहा है, समझे बात को? ये नहीं हो सकता है। नहीं होता मूविंग टुगेदर तो सारा एक मान लो, पहले त्वरण निकलेगा, फिर जब आप फ्रिक्शन निकालोगे, वहां ध्यान देने वाली बात है, वहां घर्षण बल म्यू mg नहीं होता है। पहले आपके पास त्वरण दिया हो, आपके पास बल, आपके पास द्रव्यमान दिया है, तो आप निकाल लो M × A से उत्तर आ जाएगा। सही है क्या बच्चों? अब ये बना बेटा, सारी दुविधा आपके अगले सवाल में दूर हो जाएगी। फिर मैं ऊपर बल लगाऊं, नीचे लगाऊं, कहीं लगाता हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो आपको मैंने लिखा है वो इन सवालों से आप समझो बेटा मैंने क्या लिखाया है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए बस, ये त्वरण ज्यादा कम क्या बोल रहा है मास्टर, इसकी लॉजिक आप समझ रहे बेटा। बल वाले का ज्यादा होगा ही होगा,
अरे जिसके ऊपर बल ही लगाओ ज्यादा कैसे दौड़ जाएगा। ये अलग एग्जाम्पल है, ये अलग। कहीं बोल दो जाके सर 2 एक साथ फिर करेंगे, कहाँ बना दिए। पेपर में बच्चों यहां तक आएगा। अब कल से वर्क पावर पढ़ाएंगे, फिर आपको मैं अगले वीक में सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, वर्क पावर, सर्कुलर। कोशिश करता हूं सेंटर ऑफ मास तक शायद हो जाएगा, लेकिन पेपर में दूंगा उसमें सर्कुलर और वर्क पावर। 35 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन दूंगा उस टॉपिक के। बाद में जो आपने पहले पढ़ा हो ना बेटा पोर्शन, काइनेमेटिक्स है, वेक्टर है, यूएनडी, कुछ 2 3 क्वेश्चन उसके दे देंगे आपको, रिवीजन में रहेगा। थर्मल सबने नहीं पढ़ी हुई यार, थर्मल में 10 5 बच्चे 8 बच्चे नहीं, बच्चे सारे अच्छे अपने टाइम पे आते हैं यार। तुम लोग कम हो जाता हूँ, समय पूरे आते हैं, इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा तुमसे। मेरे जीवन का सिद्धांत रहा खतरनाक, समय पे जरूर आता हूँ मैं। डॉक्टर का जरूर होना चाहिए कि कोई तड़प के मर गया, डॉक्टर नीचे बैठा आराम से। वो भी ऐतिहासिक लड़का, उसके पास भी हर साल एक आधा स्टूडेंट मेरा हर साल जाता है उसके पास। इस बार भी गया एक लड़का, सौरभ कुमार था वो इस बार उसका। उससे पहले आकाश, मतलब मेरे पढ़ाए हुए लड़के वहाँ 3 जा चुके उसके बाद वाले, लेकिन वो फिर भी वहीं है। मतलब पहला आदमी ना जो फर्स्ट ईयर में उसके लड़के सर बोलते हैं, अगला 5 साल से वही फर्स्ट ईयर में, अब सेकेंड ईयर में हुआ समझे। वरना उसके साथ वाले लड़के तो कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल जुलाई में। 15 का दाखिला था, 21 हो गया, हो गए कंप्लीट, डॉक्टर बन गए, बुढ़ापे तक मिलती हो गया बच्चों। KVPI का बाद में तुम लोग भी जरूर ट्राई करना। आप भी कॉलेज में जाने के बाद भी देते उसको 1-2 साल तक, अभी तो आप दे ही सकते हो। जैसे एक होता था यंग इंजीनियर्स का, ऐसे ही यंग डॉक्टर्स का भी होता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे दे सकते हैं। मैथ भी होता है, मेडिकल में जाएंगे तो फिर मेडिकल वाला होने लग जाएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड। अब तक क्या होगा मैथ, लेकिन मैथ अब तो अच्छा मैथ आता है उसमें। शुरुआत में जो SX दोगे या SA दे रहे तो उसमें अच्छा मैथ आता है, तो यहाँ क्वालिफाई करना उसको मुश्किल होता है मेडिकल के बच्चे के लिए, लेकिन वहाँ मेडिकल में जाके आसान है। चाहिए वो ये यंग डॉक्टर्स के नाम से होता होगा, इंजीनियर में यंग इंजीनियर्स का होता है 2 साल तक। लेकिन 2 लड़कों ने किया था जब हम सूरत पढ़ाते थे। यहाँ बच्चों का हमारा सीधा इंटरेक्शन, जब तुम लोगों को मैं जानता हूँ, LN में ऐसा इंटरेक्शन हमारा डायरेक्ट नहीं होता बच्चों से, तो वहाँ बच्चों पर्सनली जानता था। मैं ओम था, आयुष था, वो दोनों सूरत मेडिकल कॉलेज में है। वो भी खतरनाक मैथ था उसका। आयुष ऐसा लड़का देखा था पहला में, फिजिक्स में 180 और बायोलॉजी में 300 मुश्किल, उसकी फिजिक्स इतनी शानदार थी। फिर ओम और आयुष और दोनों KVPI किया, मैथ बहुत अच्छा था, हो जाता। मतलब वहाँ क्या था कि हम 50 बच्चों की क्लास होती थी आकाश में, हम पर्सनली जानते थे बच्चों को, अच्छा लड़का इसको मैं था सर पढ़ा दें थोड़ा सा, कोई नहीं। या एक बैच वो थोड़ा सा अच्छा बना रखा था, उस बैच में पढ़ाते थे बच्चे। क्या हो गया, उसके मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं यार, उसका क्लिनिक बना हुआ अच्छा, उसमें क्या है, करियर भी एक चीज़ है। मतलब उसका कोई अच्छा ब्रिलियंट डॉक्टर, बहुत जिसका मैथ अच्छा है और वो अच्छा डॉक्टर, तो वो तो बहुत बड़ा इतिहास रच देगा यार। वो तो आपकी बायोलॉजी अच्छी है, एक अच्छी बात है, आपका मैथ भी अच्छा, तो बहुत बड़े पॉजिटिव एंड पे आ गए हो आप। डॉक्टर तो गुना ढंग से नहीं कर सकते, लड़का वहाँ भी इंजीनियर भी जैसा है, तो फिर तो बवाल मचा देगा वो। छोटा एक सवाल और देखो बेटा, बच्चों में जानबूझ के ऊपर वाले पे बल लगा के दिखाता हूँ आपको, चीजें वही रहें, कोई फर्क नहीं। एक क्वेश्चन मैं करूँ, एक तुम करना। देखो कैसा डाटा मैं वही रख रहा हूँ बच्चों, जानबूझ के। नीचे आपने रखा बच्चों 10 kg, ऊपर रखा बच्चों वही 5 kg, बच्चों वही आपकी खुरदरी सतह 0.2 वाली, और यहां बल लगा दिया बच्चों मैंने फिलहाल 45 न्यूटन, ये वाला मैं कर रहा हूं बच्चों। और यहां जो बना रहा बेटा आपका, यहां मैंने बना दिया 10 kg, और ये लिख दिया बच्चों आपका 5 kg, और यहां लगा दिया बच्चों हमने 15। आप करोगे बच्चों, सवाल एक जैसे ही है, आपको ऐसे आंसर देने बेटे, सुन लो बेटे कैसे कैसे आंसर देने। इस सवाल को मैं ऐसे बच्चों हिसाब से करवाता हूं। पहले सवाल ऐसे पूछा जाएगा, सर ये अलग चलेंगे एक साथ चलेंगे, एक सवाल बच्चों का त्वरण क्या क्या होगा, अलग है तो अलग अलग बताओ, और यदि एक साथ है तो एक साथ बताओ। त्वरण भी नहीं बता दिया, इनके बाद इनके बीच में घर्षण बल क्या हो बताना। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में कैसे करता हूं बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर इनका जो आपको दिया हुआ उसको अलग से 5 किलो का फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लो। सर 5 किलो के ऊपर सामने बल लगा हुआ है ऐसा, सही है क्या बेटा, सामने बल है तो आगे जाना चाहता है। अब देखो बच्चों घर्षण कहां लगेगा, पीछे लगेगा, बात सही है क्या। अरे घर्षण का बल अब भी वही होगा 0.2 × 5 × 10, सही लिखा बच्चों। सर ये 10 न्यूटन आ गए। अच्छा भाई बच्चों, इस घर्षण बल की प्रतिक्रिया कहां जाएगी, सर 10 किलो। कैसे पता चला, अरे चल तो 10 किलो भी रहा, फिर तो मैं ऐसे ही सोचूंगा, नीचे चिकनी सतह है, ऊपर की चलेगा तो आ गई 10 किलो भी। 10 किलो आगे गया तो चला किसने का बच्चों, आपका वृक्षण ने चलाया होगा। सर किसकी प्रतिक्रिया, ये एक्शन है तो ये इसकी रिएक्शन है 10 न्यूटन। बात समझ में आई बेटा। यदि बच्चों आप यहां निकालो त्वरण, सर 5 किलो कितना आएगा, सर 45 - 10 बटे में 5, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया बच्चों इसका त्वरण। 10 किलो का यदि आप निकालो कितना आ जाएगा बच्चों, सर 10 बटे में 10 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, जिसके ऊपर बल लगा था
जिसके डिब्बे पर, जिस गुटके के ऊपर बल लगा था उसका त्वरण ज्यादा, हम यही चाहते थे, हमने सही माना है। सर ये ब्लॉक दोनों अलग अलग चलेंगे, उनका त्वरण होगा 7 और 1। सही है क्या? ये कॉपी करो, ये आप सोल्व करो। क्या चलेगा 7? फ्रिक्शन बताओ फिर, ऐसे ही बता दो। इसको कॉपी करने से सोल्व करो बेटा, इसको सीधा ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डाटा मैंने बहुत बार यूज कर लिया। वही एक साथ चलेंगे। फ्रिक्शन कितना आएगा बच्चों? 10। वेरी गुड। थोड़ा डाटा चेंज कर लो फिर, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो लो। 1 मार्च को वापस पहले बताना चाहिए था। इतना ध्यान नहीं देते बेटा, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो डाटा चेंज किया मैंने, इस वाले का देख लेना आप। अगले वाले में देखना बच्चों, अलग अलग आपका त्वरण आ रहा है, उसके ऊपर बल लगा, उसका कम आ रहा है, इसका मतलब जंक्शन आपकी गलत है। तो चलेगा तो एक साथ, फ्रिक्शन आपको बताना, लेकिन एक साथ चलेगा, उसका त्वरण आप बता दो। और देख के बता दो यार, बल लगा हुआ, कुल मास दिया हुआ है, बल कितना लगा हुआ है? 12, कुल मास कितना है? 15, तो 12/15 आंसर है सर। 12/15 मतलब कितना हो गया? 3 से कैंसिल करेंगे तो 4/5। सही है बेटा? फ्रिक्शन आपको बताना, लेकिन सही फ्रिक्शन का मान आप सही बताओ तो फिर फ्रिक्शन। बच्चों फ्रिक्शन का रट्टा ये नहीं मारना है म्यू एम जी ना सर, मूविंग टुगेदर है, एक साथ एक्सेलरेशन आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं देखो ऐसा कौन सा डिब्बा जिसको चला ही फ्रिक्शन रहा है? घर्षण किसको चलाता है? 10 वाले को, ऊपर वाले तो बल लगा हुआ है, तो 10 वाले का अलग से डायग्राम बनाओ सर। 10 किलो चलाएगा फ्रिक्शन, और त्वरण का मान आप पहले से जानते हो, त्वरण का मान क्या है? 4/5। तो बल क्या आ जाएगा सर? m × a, आंसर आ गया 8। पीएमटी के लिए इतना आना चाहिए बेटा जितना मैंने आपको सिखा दिया है। किस तरह मैं एक और करा रहा हूं, अलग से करवा रहा हूं, नोट फॉर पीएमटी। सर तुम्हारी इच्छाएं पूरी करें, कौन सी इच्छा है सर? नीचे भी दे रफ होता तो समझे क्या? एक सवाल मैं करवा रहा हूं, सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं सर, नीचे भी रफ होता तो क्या होता? नीचे खुरदरी सजा होती, लेकिन उससे कंसेप्ट आपके जरूर बिल्ड होंगे, कंसेप्ट आपके जरूर बढ़िया होंगे। देखना उससे ऊपर लगा लिया, नीचे लगा लिया, ऐसे सारे सवाल हमने कर लिए। कंसेप्ट एक ही रखा बच्चों, सबसे पहले अलग अलग मान लिया, त्वरण ज्यादा आएगा तो बहुत अच्छा, छोड़ दो सवाल को। दोनों बात सेम है तब भी छोड़ दो, मूविंग टुगेदर उत्तर आया हुआ है। यदि बच्चों त्वरण कम आ जाता फोर्स वाले का, बल वाले का कम, फिर अब सोचना पड़ेगा मूविंग टुगेदर कहां ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा? आपको घर्षण बल पे ध्यान देना पड़ेगा। घर्षण बल म्यू एम जी नहीं होगा, फिर m × a होगा। फिर वही डाटा अच्छे सुनना बच्चों, यहाँ कंसेप्ट बनेंगे आपके। ये आपका 10 kg, ये आपका 5 kg, ये वैल्यू आपकी 0.2 और ये वैल्यू आपकी 0.1, और बल आपको लगा दिया बच्चों, मान लो मैं यहाँ 40 न्यूटन, ऐसा बल आपको लगा दिया बच्चों 40 न्यूटन। अब मैं देखता सवाल को बच्चों, यहाँ ढंग से आप सवाल को पहले सीखो। सर हमने क्या सीखा? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना रहा हूं देखना बच्चों। सबसे पहले बनाया बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम, अलग अलग चलेगा। 10 किलो, कुछ के बाद सीखना है एक बार। 10 किलो यहाँ सामने बल लग गया 40, बहुत बढ़िया सर। सर ये आगे जाना चाहता है फ्रिक्शन, सबसे पहले कहां से होगा? सरफेस पे। अरे पहले तो यही रोकेगा ना इसको। सर ये फ्रिक्शन, इसके अंदर म्यू की वैल्यू 0.1, एम की वैल्यू क्या लूंगा? फ्रिक्शन में म्यू एम जी, तो म्यू तो आ गया 0.1, एम की वैल्यू क्या लूंगा? 15। क्यों? क्योंकि मैं एम नहीं जानता, मैं जानता हूं नॉर्मल। नॉर्मल क्या आती है? जिस सतह के ऊपर कितना भार रखा हुआ वो देख लो आप, कितना सर? 15 × g, कितना आ जाएगा बेटा अपने पास? 15 न्यूटन, एक फ्रिक्शन। सही। अगले वाला सोचता हूं सर और भी कुछ आएगा। हाँ 5 किलो का बनाओ सर 5 किलो का आगे लेके ही फ्रिक्शन जा रहा है, ये आ गया आपके पास 10 न्यूटन। अरे बच्चों जब ये बल है तो इसकी क्रिया तो प्रतिक्रिया तो इसकी भी आएगी। कहां आएगी इसकी प्रतिक्रिया? अरे वही तो तब से बनाया हमने, वही तो तब से बनाया। कितनी प्रतिक्रिया? 10। अब आप देखो बेटा त्वरण का मान कितना होगा सर? 40 - 15 - 10/10, 15/10, सुनते रहे ना, 1.5 मीटर पर सेकंड से। सही निकाल दिया क्या? इसका देखना बच्चों त्वरण क्या आएगा? 10/5 कितना? 2। तब सवाल यह अच्छा था, लिख देता हूं कहीं तुम डर जाओ, नोट फॉर पीएमटी। पहली बात तो समझ में आई सर, ये अजम्पशन पहली बात हमारी गलत हो गई है। जिसके ऊपर बल लगाया था बच्चों मैंने 10 के ऊपर, उसका कितना आया? 1.5। और यदि मैं यहां बल 60 लेता आंसर आ गया तो छोड़ देता बस मैं यही। यदि मैं 60 लेता मेरा आंसर आ गया तो ये ज्यादा था कम, यही मेरा आंसर छोड़ दिया, तो अल्टीमेट कहानी क्या हो गई सर? ये आंसर गलत है आपका। तो एक उत्तर आ गया सर, ये एक साथ चलेंगे। एक साथ चलेंगे तो बच्चों देखना फिर एक्सेलरेशन कैसे बनेगा सर? फिर ऐसा बनता, ऐसा ब्लॉक बनाते आप, ऐसा 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 ब्लॉक बनता। सही। सामने बल क्या? 40। फ्रिक्शन कितना लगेगा? अभी निकाला था बेटा वो मैंने 15। सर 10 वाला नहीं लोगे सवाल बच्चे का?
सर 10 वाला फ्रिक्शन नहीं लोगे क्या, यहां आप 10 बना रहे थे, 10 नहीं लोगे क्या? फिर मैंने बोला मूविंग टुगेदर माने एक ब्लॉक बन गया, और बीच में क्या रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहां से देखा एक ब्लॉक माने नीचे वाला क्या है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाता 40 - 15 डिवाइड बाई कुल भार, तो कितना आ जाता बच्चों आपका डिवाइड बाई 15 माने 25 डिवाइड बाई 15 5/3। बात सही है, एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा फिर सवाल, सर दोनों के बीच में क्या घर्षण है वो बताओ, दोनों ब्लॉक के बीच में घर्षण क्या हो बताओ। फिर मेरा आसान सवाल, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो सिर्फ घर्षण से चलता है, 5 किलो वाला, तो 5 किलो वाले को कौन चला रहा है, F1 मान लो, उसका एक्सेलरेशन क्या 5/3। अरे ये तो बहुत सरल काम हो गया, कैसे सर F1 = m × a, आ गया 25/3। दिक्कत अब आएगी 25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी न्यूटन। सर एक काम करो, दोनों ब्लॉक और नीचे उसके सरफेस में F1, ये F1 की वैल्यू बताओ फिर क्या आएगी। फिर मैं क्या बोलता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाऊंगा बच्चों मैं, 10 किलो का, सामने क्या लगा हुआ है 40, सही है बच्चों, सामने क्या लगा बेटा 40, और एक फ्रिक्शन की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं बच्चों, एक वैल्यू कितनी आ गई 25/3। क्यों सर, ये तो इसका प्रतिक्रिया ये तो आनी है। एक क्या बच गया अपने पास सर, ये नहीं जानता, वही तो निकालनी है आपको, तब आप जानते हो तो क्या लिखता बच्चों मैं 40 - 25/3 - F/10, और कितना आपके पास दिया हुआ 5/3। बात समझे हो, अरे बात समझे हो। यदि बच्चों दोनों सरफेस रफ होती और यहां 60 तरह आंसर यहीं आ जाता, बात खत्म। ये कौन सा सवाल IIT वाला, जब आपका ये अलग लगा, फिर मैं कैसे सोचता, बच्चा कंसेप्ट कहां खराब होता है, वो यहां तक भी आ जाएगा, एक साथ चलेगा तब निकाल देगा, वो यहां भी आ जाएगा, F1 का मान निकाल देगा वो, सर ऊपर वाले को चलाक होना निकाल देगा। दिक्कत तो पता कहां थी बेटा, F2 लिखा हो तो वहां F2 लिख देता हूं। बस दिक्कत कहां थी बता उसको, ये ग्राउंड का इसका जब फ्रिक्शन निकाला जब दिक्कत आएगी। तो मैंने क्या किया, मैं अलग अलग बनाया। सर 40 ठीक है, सर ये वाला फ्रिक्शन हमेशा रहेगा या रिएक्शन है, रिएक्शन तो रख दिया मैंने कितना, यहां निकाला 25/3 थी अभी। सर इस पूरे डिब्बा त्वरण आप जानते हो, हाँ जानता हूं, कॉमन त्वरण है, F बच गया तो आ जाएगा नेट फोर्स 40 - this डिवाइड बाई मास = एक्सेलरेशन। PMT में नहीं आता से बना लो बस।